अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सो नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कब से उसके सीने में दर्द हो रहा था, अजीब गर्मी और घुटन से अंदर महसूस हो रही थी। वो कमरे से बाहर निकल जाना चाहता था लेकिन वो ऐसा कर ना सका। उसके सामने बेड पे कुछ तस्वीरें बिखरी हुई थी, कुछ तस्वीरें उसके हाथ में थी। कुछ तस्वीरों के दाएं बाएं कुछ चूड़ियाँ और उनके टुकड़े भी बिखरे हुए थे। उसके सामने पड़े पड़े खुले बैग में सूखे फूलों के गजरे और कलियों की लड़ियाँ नजर आ रही थी। लड़ी में उसमें से उसे सूखे फूलों की खुशबू नहीं आई थी, बल्कि वो किसी और महक में खो गया था, किसी खास खुशबू में, किसी खास महक में। एक तो तुम झूठे मुंह भी तारीफ नहीं करते। मुंह फुलाकर उसने कहा तो मुस्कुरा कर बोला, ये फूल इतने खूबसूरत नहीं जितने अब लग रहे हैं। तुम्हारी कलाइयाँ ने इन्हें इतनी ही खूबसूरती बख्श दी है। अब मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद मैं तुम्हें देखा करूँगा या फिर उन कलाइयों को। उसकी संजीदगी से शरारत करने पर उसने खिलखिलाकर हाथ खींचा। तो फिर तुम्हारी तारीफ़ करूँ, किस तरह वो मासूम बना अमजद। वो चीख ही तो पड़ी थी। अमजद, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ किसी ने उसे पुकारा। तो उसने आंखें खोल दी। जो पानी कुछ देर पहले उसकी आंखों में चमक रहा था अब वो उसके गालों पर फैला हुआ था। भाई, आप कब गए आए? उस चादर की आवाज़ पे झटका लगा था। उसे झट तमाम चीज़ें समेटी शुरू कर दी। आदिल आगे बढ़ आए। वो तेज़ी से बैग बंद करके आदिल को देखने लगा। तुम रो रहे हो? उन्होंने परेशानी से उसे साथ लगा लिया। वो बस अम्मा याद आ रही थी। उसने आंसू पोंछते हुए बहाना गढ़ा। यार, मुझे उन्होंने ही तुम्हें लेने भेजा है। फिर आज चल रहे हो ना? हाँ, उसने इकरार किया क्योंकि उसे अंदर की घुटन को कुछ तो कम करना था। ओह, ये इस दफ़ा भी फेल हो गई। नाक पे ऐनक टिकाए और उसका अखबार खोले। दादाजी की आंखें अखबार को खनखलाती हुई फटी रह गई। हाय मेहरू, तो फिर फेल हो गई। आशा ने उसकी कारकर्दगी सुनी तो हैरत से आंखें फाड़ ली। तो क्या हुआ? तो तू भी तो पहल हुई थी, उसने मज़े से जवाब दिया। तो आशा बेयकीनी से उसे देखने लगी। सपली आती तो फिर भी कोई बात होती, पर तू तो फिर फेल हो गई। वो मुंह में गया नवाला हलक तक ले जाने भी भूल गई थी। खैर कोई बात नहीं, शेर सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में। उसने उसके साथ अपनी अपनी ढिढारस बंधाई। हर दफ़ा तू नहीं गिरते, एक बार गिरे या 1000 बार, तुम्हें उनसे क्या लेना? उसे चिढ़कर रोटी का टुकड़ा बड़ा सा नवाला तोड़ लिया। भाई साहब किधर है? उसे दाएं बाएं नज़र घुमाई। भाभी को लेने गए हैं। ए महरू, वो एकदम मशकूक हुई। कहीं तेरी नज़र आदिल भाई पे तो नहीं? लाख लानत हो तुम पे, खुदा के मार वो हो तुम पे। एक शादीशुदा बंदे पे मैं क्यों नज़र रखने वाली लगी भला? अगर रखनी होती तो तेरे ज़ुबैर अली पे ना नज़र रखती। उसने फट उसके मंगेतर को घेरा तो वो हंसने लगी। ब्लैक शर्ट ट्राउज़र में मलबूस व संजीदगी से उन्हें ही देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। रास्ते में इस्तेदाद अमजद ने उसके सलाम का जवाब सर के इशारे से दिया। तो उसने अपनी अथल पुथल होती सांसों को रोकने की खातिर पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। आयशा, मैं खाने का कहने आया था। जी भाई, आप कमरे में चलें, मैं लेकर आती हूँ। महरू, चूल्हा जलाओ। आयशा के कहने पर उसकी धड़कनें अब पूरी रफ्तार से धड़कने लगी। दिल में खुशफहमियाँ जागी कि खाना वो गर्म करके उसके कमरे में ले जाएगी। पहले भी तो अक्सर वो उसे खाना देती रहती थी। वो खुशी खुशी सालन गर्म करने लगी। साथ चाय भी ले आना। वो वापस पलटने लगा तो उसे कुछ याद आ गया। वो गर्दन घुमाकर उसे देखने लगा। तो महर, तुम्हारा रिजल्ट आ गया? जी। उसने गड़बड़ाकर पीछे पलट के उसके संजीदा चेहरे को देखा। क्या बना? ओई, उसका हाथ गर्म देगची से जा टकराया। आयशा ने अपनी हंसी पर मुश्किल रोकी तो वो वापस पलट गया। एक तो सब को रिजल्ट ही की पड़ी है। उसके जाते ही वो बड़बड़ाई और अपने हाथ को दुपट्टे से रगड़ा। भाई को खाना दे और मैं चाय बना लूँ। हूँ मैं नौकर हूँ इसकी जो उसे खाना दें। वो बदमज़ासी होकर किचन से बाहर निकल आई। जाते जाते उसके कमरे की तरफ एक निगाह डाली, फिर दोनों आंखों की सख्ती से रगड़ डाला। अब बस ज़रूरी तो नहीं ना कि महरू जब तक FA नहीं कर लेती उसकी शादी नहीं करनी। आप हुक्म दें, मैं रिश्तों वाली मासी को कह देती हूँ। रात को ज़ैब-उन-निसा अपना पसंदीदा मौजू छेड़ा था। वकास साहब भी पास बैठे थे। उनकी गोद में सर गुड्डू महू इस्तराहत था, लेकिन इस पल न जाने कैसे जाके अम्मा की बात उसके कानों में पड़ी तो उसके कान खड़े हो गए। दादा जान आगे से कुछ ना बोले तो उसे अपनी बेचैनी होने लगी। उसे सर उठाकर ऊपर देखा। चचा सलीम भी दादा के पास बैठे थे। वो FA कर ले नहीं तो अच्छा था, लेकिन अब उसके दिल की बात तो अम्मा ने कह दी। वो खुश हो गया, लेकिन अब सोच रहा हूँ महरू से पहले गुड्डू को दुल्हा बना देते हैं। वो उछल पड़ा। गुड्डू? चच्ची भी शायद वहीं मौजूद थी, इसीलिए हैरान हुई।
ज़रा गौर से देखो कितनी तवज्जो से वो हमारी बातें सुन रहा है। दादा के कहने पर अम्मा ने जूता उठाया तो वो दरवाज़ा पार कर गया और सीधा जाकर मेहरू के भी सर पर गिरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। क्या हुआ बाजी, तेरी शादी? क्या? हाँ, गुड्डू ने ज़ोर से इस बात पर सर हिलाया। कुछ देर बाद वो दादा अब्बा के कमरे में थी और उसकी एक ही रट थी, वो अगले साल FA ज़रूर कंप्लीट कर लेगी। हमेशा की तरह वो वादा किए जा रही थी और दादा अब्बा आज एक बार फिर उसकी बातों का यकीन कर चुके थे। वो उन्हें मुकम्मल यकीन दिला चुकी थी कि वह FA ज़रूर करेगी। कब करेगी ये बस वही जानती थी। वो यही सोचकर दिल ही दिल में हंसी। ऐ मेहरू, घर में इतनी खामोशी क्यों? कहीं कोई तूफान तो नहीं आने वाला? जैबुन्निसा बरामदे में बच्ची पान की चारपाई पे सस्ता रही थी कि उन्हें एकदम ख्याल आया खामोशी और इस घर में। वो उछलकर उठी और फूलों की क्यारियों के पास बैठी मेहरू से इस्तफसार करने लगी। वो मुबीना के पास होने का गम मना रही थी। उन्हें एक नज़र देखकर फिर से सामने देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। अभी कुछ ही देर पहले वाशा को भी ये बुरी खबर सुनाकर आ चुकी थी। मेहरू, ए मेहरू, डोरी हो गई है क्या? बहरी हो गई है? तेरे लाडले लाले किधर गए? मुझे नहीं पता, ऊपर होंगे कबूतरों के पास, उसने सामने देखते हुए जवाब दिया। जैबुन्निसा उसकी पुश्त घूरने लगी, फिर उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अभी उन्होंने पहली सीढ़ी पे कदम ही रखा था कि बैरूनी दरवाज़ा बज उठा। वो ऊपर जाने का इरादा मनसूख करके गेट की तरफ बढ़ गई। गेट खोलते उसका दिल धक से रह गया। जख्मी दादा को मोहल्ले के 2 मर्दों ने दाएं बाएं से पकड़ कर रखा था और दादा अब्बा मुसलसल हाय हाय कर रहे थे। हाय अब्बा, वो दौड़कर आगे बढ़ी। मेहरू भी चौंक कर गेट की तरफ देखने लगी और फिर उन्हें देखकर, क्या हुआ है आपको? अरे भाई नहीं, क्या हुआ? उन्हें क्या हुआ है? जैबुन्निसा ने उन 2 मर्दों से पूछा। मेहरू भी उन्हें सवाल नज़र से देखने लगी। पता नहीं जी, ये गली में पड़े थे, मेरी छोटी बेटी ने उन्हें देखा था, उसके बताते ही हम दौड़े पड़े और उन्हें उठाकर ले आए। और बराए मेहरबानी अब आगे से हट जाए ताकि हम इन्हें अंदर ले जा सकें। वो फ़ौरन पीछे हटी थी। दादा अब्बा, आपको हुआ क्या है? वो दादा की चारपाई के पास खड़ी होकर रोने लगी। अभी कुछ ना पूछो, पानी ले लाओ मेरे लिए। वो दौड़कर किचन में गई और पानी का जग उठाकर भागी भागी वापस आई। वो दोनों आदमी जा चुके थे। जैबुन्निसा दादा अब्बा के ऊपर झुकी हुई थी। अरे मेहरू, जा किसी को डॉक्टर का कहकर, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। जैबुन्निसा के कहते हुए उसने जग वहीं पटका और बाहर की तरफ भागी। गली में चारों तरफ निगाह की, कहीं कोई बच्चा नजर आया ना आया तो वो आकर ऊपर की तरफ बड़ी। गेट से अंदर दाखिल होते हुए वो ये देख ना सकी कि कोई सामने से आ रहा था। वो दौड़ते हुए किसी से टकरा गई। अगला बंदा तो लड़खड़ा कर संभल गया। किसी ने उसके गिर्द अपना बाजू मार कर दिया। गिरने से बचने की खातिर उसे अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। बिल्कुल साकत होकर रहेगी। पलकों की झालर बड़ी आहिस्तगी से उठी तो वहीं लर्ज कर रहेगी। धड़कनें तेज़ हो गई। देख चलो करो। वो पकड़ने वाले ने आज तक उसके गिर्द अपना बाजू हटाया तो शर्म से उसके गाल तपने लगे। वो अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश करने लगी। आयशा भाभी के कमरे में है, इधर ही चली जाओ। कहने वाला दूसरी तरफ हट गया। अमजद उसे सोचते समझे बगैर उसे आवाज़ दियो पलट कर उसे देखने लगा। वो अम्मा, क्या बात है? वो गौर से उसे देखने लगा। डॉक्टर को बुलाना था। क्यों? वो दादा अब्बा की तबीयत क्या हुआ उन्हें? उसने तेज़ी से उसकी बात काट कर पूछा। पता नहीं, आपको डॉक्टर को बुला लें, उन्हें अम्मा ने कहा है। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। फिर जैबुन्निसा के पुकारने के पर बाहर निकली तो सामने बैठे अमजद पर उसकी निगाह पड़ी। अपने गिर्द मजबूत बाजू का हसार महसूस करके वो वहीं सिमट कर रहेगी। डॉक्टर साहब दादा को चेक कर रहे थे जबकि अमजद जैबुन्निसा से मामले की नोयत जानने को शाह था। वो किचन के दरवाजे में जा खड़ी। जैबुन्निसा से बात करते करते एक पल के लिए अमजद की निगाह उसकी तरफ उठी थी तो उसके पूरा वजूद में सनसनी फैल गई। वो दोबारा जैबुन्निसा से बातें करने लगा लेकिन उसका दिल भी काबू सा हो गया। वो वहाँ से हटना चाहती थी लेकिन दिल और आंखें आमादा न थी। वो बेख्तियार सी होकर उसे देखने लगी। मेहरू, ए मेहरू, कहाँ खो गई है? जैबुन्निसा उसे मुसलसल घूरे जा रही थी। उन्होंने गुस्से से उसे पुकारा और चौंक पड़ी। अमजद ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर डॉक्टर की तरफ मतवज्जा हो गया। दूध पीती पत्ती बना तो सुन क्यों नहीं रही? अमजद डॉक्टर साहब को गेट तक छोड़ने गया था। वो खामोशी से चाय बनाने लगी। अम्मा चाय खुद ले जाए। वो बाहर जाने से कतरा रही थी। ए ले, मुझे अब्बा आवाज़ दे रहे हैं। अम्मा तेज़ी से दादा अब्बा की तरफ बढ़ गई। उसकी क्या ज़रूरत थी? मैं अभी पीकर निकला ही था। कैसी कह वाली बातें करते हो? एक तो हमारे हाँ नहीं आते और अगर भूल कर भी कभी झांक भी लो तो हाल पूछते ही ऊपर की राह लेते हो। वो मुस्कुरा दिया और उसके मुस्कुराते लबों ने उसके दिल के तारों को छेड़ के रख दिया। वो उसे देख के गई थी। वो जानती थी वो कभी कभी मुस्कुराता है। सो उन लम्हों को चुपके से चुरा लेना गनीमत था। एक तो ये मिनट बाद कहीं दूसरे जहाँ पहुँच जाती है। ऐसा पकड़ा मुझे और दादा अब्बा के लिए दूध पत्ती बना। अम्मा शायद उस पर बरस रही थी। इसने गड़बड़ाकर ट्रे अम्मा के सामने की। आदिल भाई प्लीज़, इंग्लिश का ही तो कह रही हूँ, आप मान क्यों नहीं जाते? वो उस वक्त आदिल के सामने बैठी हमेशा की तरह उनकी मिन्नत समाचार में लगी हुई थी। पहले 100 बार तो मेरा नाम डब्बू चुकी है, अब तो मेरे डुबो चुकी है। अब तो मेरे बाप की भी तौबा जो तुम्हें पढ़ाए। अब आदिल भाई ने चट्टा जवाब दिया तो उसका मुंह बन गया। तुम्हें तो उर्दू के मुहावरे नहीं आते, इंग्लिश तो खाक समझोगी। उन्होंने चट्टे जवाब के इस बाद तो
कोरा ताना मारा तो वो बिलबिला उठी, भाई अब समझाएंगे तो समझूंगी ना। तो वो जो मैं पिछले 4 सालों से तुम्हें इंग्लिश समझा रहा हूँ वो क्या था, वो आप मुझसे थोड़ी समझाते थे। भाभी को इंग्लिश में लव लेटर लिखते थे कि अगर आप उर्दू में लिखते तो मैं पढ़ लेती। आप जानते थे मैं इंग्लिश में नहीं समझ सकती, इसलिए आप बड़ी होशियारी करते थे। वो भी मेहरू थी, दुखती रग पे हाथ रखना खूब जानती थी। इन्हें इंग्लिश लव लेटर्स ने ही तो मेरा बेड़ा कर किया है। काश काश मैं इस वक्त समझ जाता, काश तेरे जैसा मुफ्त डाकिया ना मिला होता तो इस वक्त मैं चीन का कटारा बजा रहा होता। वो अफसोस से सर हिलाते हुए फैल कर बैठ गए। भाई चीन की बांसुरी होती है, चीन का गिटार नहीं। उन्होंने नहीं नहीं, तुम पता ज़माना बदल गया है, तुम्हें नहीं पता कि ज़माना बदल गया है। बांसुरी को कोई नहीं पूछता, हर तरफ गिटार है। आदिल मुझे बाजार जाना। इतने में भाभी नक सख्त से तैयार बाहर आई। ठीक है चली जाओ। आयशा चाय ले आई तो उन्होंने ट्रे से चाय का कप उठा लिया। मैंने अकेले थोड़ी जाना है, तो क्या मोहल्ले वालों को साथ लेकर जाना है। वो उससे जाया हंसे। एक तो आप भी ना हैंडसम से बंदे हैं। उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक भाभी की बात अचकी। मैं आपसे बाजार कहने आई थी। बेचारी भाभी नरमी पे उतर आई। जानती थी वो कभी चुप होने वाला नहीं। मेरे ख्याल में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने का कहने आई थी। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया तो उन दोनों ने फ़ौरन एक दूसरे को देखा। फिर भाभी गुस्से से अंदर चली गई। क्यों नहीं, तुम किताब खोलो, ये काम अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं भाई सच हैं, भाई सच नहीं। मुझ अगर पढ़ना है तो पढ़ो, वरना मेरा टाइम ज़ाया मत करो। अच्छा वैसे भाई, उसे दाएं बाएं देखा। आप उन्हें कामों से बचने की खातिर मुझे पढ़ाने पे राज़ी हुए हैं ना। कितने जीनियस हो तुम मेहरू। आपके साथ रह कर हो गई हो। उससे फर्श का लड़ झाड़े तो वो उसे घूरने लगा। अब क्या हो गया, अगर मेरे साथ रह कर जीनियस हुई तो बार बार फेल होकर मिट्टी प्लीत को ना करती। अब ताने तो मत देना। आशा की बात उसकी बात पे हंस पड़ी। कुछ देर बाद भाभी बाहर निकली तो साथ अमजद भी था। नहायत सख्त संजीदा चेहरा लिए मेहरू बड़े गौर से उसे देखने लगी। संजीदा रह कर उस बंदे का सर क्यों नहीं दुखता, उसे बेइख्तियार सोचा। भाभी बाजार जा रही हैं, उसे जानबूझ कर पूछा। हाँ अमजद को साथ ले जा रही हूँ। उन्होंने आदिल भाई को नाराज़गी से देखा। मुझे भी जाना है। उसे ये फैसला फिट अमजद की वजह से किया था। चलो फिर जल्दी करो भाभी, मुझे भी जाना है। आयशा का भी फिसला। अमजद ने एक नज़र उन दोनों पर डाली और फिर नागवारी से सर झटक दिया। भाभी आपने आधे घंटे के लिए मुझे कहा है, याद रखें मैं आधे घंटे बाद वापस आ जाऊँगा, चाहे आपने अब एक चीज़ भी ना खरीदी हो। वो नहायत संजीदगी से बोला तो उन दोनों के मुंह बन गए। साफ जाहिर था वो उन दोनों को साथ नहीं ले जाना चाह रहा था। ओह मेरे भाई, इतना तेज क्यों रहते हो तुम, रहने दो मैं जाता हूँ। आदिल मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुए। ठीक है। तीसरा लफ्ज़ कहे बगैर वापस पलट गया। मेहरू के दिल के फूल मुरझा कर रह गए। मुझे नहीं जाना, चलो आयशा हमारे हाथ चलते हैं। कुछ ही लम्हों में वो अफसरदा सी हो गई थी। आयशा का हाथ खींचे और वहाँ से निकल आई। एक बार फिर वो बड़ी दिलजबी से किताबों में मगन हो चुकी थी, हमेशा की तरह। इस बार भी दादा अब्बा ने उम्मीद लगा ली कि इस बार वो पास ज़रूर हो जाएगी, बल्कि अब की बार उन्हें यकीन हो चला था कि वो उन्हें मायूस नहीं करेगी। वो किताबों में जती हुई उस तरह होती थी कि उसके पास होने का ख्वामख्वाह शक होने लगता था। दादा अब्बा हमेशा की तरह बड़ी मोहब्बत से उसे पढ़ा रहे थे। अब की बार उसने पक्का इरादा कर ही लिया था कि इस दफ़ा पास होना है। और फिर पूरे साल की मेहनत के बाद जब वो 11वीं या 12वीं के पर्चे इकट्ठे देने का सोच रही थी, बुखार उस पर चढ़ दौड़ा था। बहाने अब भी फेल ही होना है, इसलिए इसने पहले ही पक्का मंसूबा बना रखा है। अम्मा तो खड़कते पत्ते का हाल जान जाती थी। ये तो फिर मेहरू थी। आदिल भाई पहले से ज़्यादा उस पर तवज्जो देने लगे थे। दादा अब्बा ने पढ़ा कर दिन रात एक कर दिए। उसका आखिरी पेपर था। दादा अब्बा घर पे ना थे। पहले तो वह अकेले में पढ़ती रहती, फिर किताब उठाकर आदिल भाई की तरफ आ गई। आदिल भाई भाभी के मेके गए हुए थे। आयशा अपनी किताबों में खोई हुई थी। उसने उसे कुछ भी समझाने से साफ इनकार दिया। उससे खूब वाकिफ़ थी, इसलिए उसके कहने से पहले उसने झड़ी झंडी दिखा दी। बीए क्या किया तो कर लिया, खुद को बीए क्या कर लिया, खुद को बड़ी शय समझने लगी। नहीं पढ़ाती ना पढ़ा। वो वहीं पर थप्पड़ सा मारकर बैठ गई। वो निकचड़ी साहब किधर है। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्यों क्या तकलीफ है। आयशा अचानक क्यों उससे नाराज़ सी लग रही थी। कुछ देर वो यूँ किताब को घूरती रही, फिर उकताकर किचन में चाय बनाने चली गई। अभी दरवाजे में ही पहुंची थी कि उसे अंदर से किसी की पुश नजर आई। वो जान गई कि वो कौन है। उससे पहले को वापस पलटती वो पीछे बढ़कर उसे देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम। उसे सलाम झाड़ा तो वो सर के इशारे से सलाम का जवाब देता पीछे पलटकर बर्नर बंद करने लगा। शायद वो अपने लिए चाय बना रहा था। मैं भी चाय ही बनाने आई थी। अब वापस तो वो पलट नहीं सकती थी, सो मजबूरन आंखें बढ़ाई।
उसने कोई जवाब ना दिया, खामोशी से चाय कप में अंडेलने लगा। आप आयशा को कहते वो चाय बना देती है आपको। उसे खुद अपने हाथों से चाय बनाते देखकर वो हमदर्दी से बोली तो उसे घूरने लगा। क्यों? मेरा मतलब है आप किचन में काम करते अच्छे लगते नहीं लगते। वो गड़बड़ाकर उसे देखने लगी। ये तुम्हें किसने कहा? किसी ने नहीं। तो फिर उस मशवरे का मकसद? उसके लहजे की सख्ती और नागवारी पे वो हक्का बक्का रह गई। वो तो मैंने यूं ही कहती है। यूं ही नहीं कहते। वो उसे घूरते हुए बाहर निकल गया, जबकि वो होंक पर उसकी पुष्क घूरती रह गई। हैं कितना जल कुकड़ा सड़ा हुआ बंदा है ये, बदतमीज़। मुझसे बात करने की तमीज़ है। उसे हमेशा की तरह आज भी बहुत गुस्से से उसे कोसा, और ये कोसने तो बस बचपन से ही उसे देती आ रही थी। चाय बनाकर बाहर निकली तो उसे बरामदे में कुर्सी पर ब्राजमान पाया। उसके हाथों में उसकी किताब थी और वह किताब की जिल्द को घूरे जा रहा था। महरू ने किताब देखी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। इधर आओ, हुक्म हुआ। उसका दिमाग भग से उड़ गया। जी, उसकी मड़ी मरी सी आवाज़ निकली, क्योंकि जो किताब उसके हाथ में थी वो आशा को कल रात देकर गई थी। हॉलीवुड और बॉलीवुड पर बड़ा जमा और तफसील तबसरा किया गया था। किताब में वाहियात डायलॉग्स, फ़ोटो किताब का राइटिंग इंडियन था और उससे अपने लफ्ज़ों में जो लिखा था, वल्लाह वो ये किताब अपने ही कॉलेज की दोस्त से लेकर आई थी। 10-12 दिन हो गए थे। 10-12 दिन हो गए उसे किताब लिए हुए, लेकिन उसने उन 10-12 दिनों में किताब के सिर्फ 2 सफ़े ही पढ़े थे। और वो पहले 2 सफ़े कैसे थे? वो पढ़ते ही कानों तक सुर्ख हो गए थे। उसे किताब 10-12 मरतबा लाहौला पढ़ा था। और जब तस्वीरें देखना शुरू की तो कानों से भी धुआं उठने लगा। वो पहली तस्वीरें देखकर इतना घबराई, किताब को बंद करके रख दिया। फिर आयशा ने उसे उसका किताब का जिक्र किया तो वो भी मुतजस्सिस हो ही गई उससे किताब के लिए। और वो कल रात वो किताब आयशा को दे रही थी, तब अमजद साहब आयशा को किसी गलती का एहसास दिलाने के उसके कमरे में आ गए थे। आयशा ने फट हाथ पीछे खींचा था और उस सरत से वो भी अभी अपने हाथ पीछे कर चुकी थी और किताब ना आर लगी ना पार कर गई। बीच मंजेद धार किताब के गिरते ही अमजद की नज़रें कवर पर पड़ी थी और वो दोनों सांस रोक कर रह गई। अमजद ने तिरछी नज़रों से उन्हें देखा था। ये किसकी है? उसने सिर्फ इतना पूछा था और वो दोनों सिटपटाकर एक दूसरे को देखने लगी। फिर उसी को होश आया तो किताब पर झुकी और उसे उठाकर सीने के साथ भेज लिया। ये मैंने कोर्स किया है, ज़रा दिखाना। अभी उसने लेने को हाथ ही बढ़ाया था कि बाहर से चाचा सलीम ने उसे पुकार लिया और वो कुछ और कहे वापस पलट गया और वो किताब में वहीं पटकती वहाँ से भागी तो रुकने का नाम न लिया। उसका ख्याल था कि वो आयशा को किताब संभाल चुकी होगी, लेकिन अब उसका सांस ना ऊपर आ रहा था ना नीचे। फटी फटी निगाहों से उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देख रही थी। मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया। उसकी कर्जदार आवाज़ उसके समातों से टकराई तो वो लड़स गई। महर, मैंने तुमसे कुछ कहा है? उसके घूरने पे अब की बार उसे अपनी जान जाती महसूस हुई। महरू, उसके हाथ से मैं पकड़ा। ट्रे लर्जता तो कप भी लर्ज कर रह गया और फिर दोनों कप और ट्रे नीचे पड़े थे। अब जद यकीन करे वो क्या कहती। फ़ौरन रोने लगी तो वो आंखें फाड़ कर उसका रोना देखने लगा। फिर वो उठा और उसकी तरफ बढ़ा। अमजद के चेहरे की रंगत बदली जो रोते हुए उससे छुपी ना रह सकी। उस रंगत को बचपन से ही पहचानती थी। उसकी ऐसी सुर्ख रंगत शदीद गुस्से की हमास होती थी। महर, मैंने तुमसे कुछ क्या कहा है? इससे पहले कि वो उससे इतने करीब आ जाता कि दाएँ बाएँ भी ना हो सकती, उसकी निगाह उसके शोला बार निगाहों से टकराई थी। एक खौफ सा उसके अंदर तक सरियत कर गया। वो रोना भूल गई। आंसू रुके या नहीं वो नहीं जानती थी। बस उसे ये पता था कि उसका हाथ अभी उठा ही था कि वो बिजली किसी तेज़ी से पीछे हटी और फिर वहाँ से भागी तो 3-3 सीढ़ियाँ एक बार फलांगती चली गई। उसके बाद उसने उसके सामने जाना तो दर किनार उसे देखता तक छोड़ दिया। अजीब खौफ सा उसके अंदर तक फैल गया। वो ठीक थी लेकिन इतनी बेशर्म नहीं थी कि अब धुप धुप करती उसके सामने टहलती। उन दोनों उसने ऊपर जाना छोड़ दिया था। आयशा भी अपनी पढ़ाई में जती हुई थी, इसलिए वो नीचे बहुत कम वहीं आती थी। दादा अब्बा के पास बैठती, ताई अम्मा से ज़रूरी बातें करती और ऊपर की राह लेती। शायद वो उससे नाराज़ थी। क्यों नाराज़ थी ये बात वो नहीं जानती थी। पेपर्स तो ख़त्म हो चुके थे, अब वो फरागत से थी। इसलिए जब उसे देखा अमजद और आदिल ऑफिस के लिए निकल चुकी हैं तो उसने ऊपर की राह ली। जनाब किधर हैं आप सब? बरामदे में पहुंचकर उसे मुश्तरका तौर पर सबको आवाज़ दी। भाभी ने किचन से जवाब दिया तो वह किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में आयशा नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। हेलो डियर, कैसी हो? उसने बड़ी तरंग में आकर पीछे से उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसके गाल से अपना गाल मिस किया, लेकिन तवक्का के खिलाफ उसने उसके प्यार का भी कोई जवाब नहीं दिया। तो वो मशकूक सी हो गई है। ये सर्द महरी क्यों? कहीं ज़ुबैर अली ने शादी का इरादा टाल तो नहीं दिया? तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है नाराज़गी? हाँ, नाराज़गी। भाभी हंसी तो आयशा का नाराज़गी भरा चेहरा देखने लगी। पर क्यों? ये तुम उसी से पूछो भाभी। उसके लिए
चाय कप में निकाल कर कप के सामने रख कप उसके सामने रखा। अब बोल ना, हवा हुआ क्या है? भाभी बाहर गई तो वो दोबारा उससे पूछने लगी। ये पूछ क्या नहीं हुआ? आयशा गुस्से से तड़की। अच्छा ये भी बता दो। उसके आराम से कहने पर वो उसे घूरने लगी। वो वाहियात का किताब तो तुम यहाँ फेंक कर क्यों गई थी? अभी उसने इतना ही कहा था कि वो अपनी जगह से चल पड़ी। हाय मेहरू ना पूछ, भाई ने कितनी मेरी बेइज्जती की है। मैंने तो कसम खाई कि मैंने इस किताब को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, पर भाई ने उफ अल्लाह एक थप्पड़ भी लगा दिया। आयशा को रोना शुरू हुआ तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हैं सच? ए मेहरू अब तो नहीं बच सकती। यकीन मान, वो तेरा कच्चू चूमर निकाल कर छोड़ेंगे। उस दिन से वो तेरे ऊपर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो नीचे ही तुझे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें 100 वास्ते दिए, 100 कस्में दी, तब जाकर उन्होंने नीचे का इरादा मुलतवी किया। लेकिन अब वो रोने के करीब पहुंची हुई थी। अब तो नहीं बच सकती ना आयशा, तू ऐसा ना कह। तू तो जानती है वो किताब मेरी नहीं है। मैंने तो अभी उसका एक ही सफ़ा देखा था। झूठ ना बोल, 2 सफ़े पढ़े थे, तूने मुझे खुद बताया था। आयशा ने उसे टोका। तो क्या हुआ? मैंने पूरी किताब थोड़ी देखी है। हाँ तो वो जवाब तुम्हें पूरी किताब दिखाएंगे ना, उसका मज़ा अलग होगा। हाय आयशा, उसके आंसू टिप टिप करने गिरने लगे। हाय मेहरू, आयशा ये आवाज़ थी, ये एटम बम। वो करंट खाकर उछल पड़ी। ये घर में है। उससे पहले कि आयशा कोई जवाब देती, वो आयशा को पुकारता करीब आया। उसने कुछ सोचे समझे बगैर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जब सीने के अंदर सांस की के दरिया डोलते हो, जब मौसम सर्द हवा में चुप सी गोलते हों, जब आंसू पल के रोलते हों, जब सब आवाज़ें अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हैं, दुख बोलते हैं। उसने बेचैनी से सर तकिए पर दाएं बाएं पटका और फिर उसी हालत में उठकर बैठ गया। सीने के अंदर घुटन ने डेढ़ा जमा कर रखा था, जिससे उसके अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। उसने अंदर की घुटन को कम करने की खातिर शर्ट उतार कर दूर फेंक दी और बड़ी बेचैनी से सीने पर हाथ फेरने लगा। उसका ये अमल भी नाकाम रहा। अंदर की कसाफत वहीं जमा हुई थी। वो तेज़ी से अपने सीने पर हाथ फेरता गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश कर रहा था। फिर वो बेड से उतरकर तेज़ी से कमरे की साइड बोर्ड पर हाथ मारने लगा ताकि पंखा जला सके। शायद बिजली जा चुकी थी। ना पंखा ऑन हुआ ना कोई लाइट। फिर वो खिड़की की तरफ बढ़ा और उसे तेज़ी से खोला और बाहर की यह ठंडी हवा एकदम से अंदर दाखिल होकर उसके सिर टकराने लगी। अब की बार उसकी सांस लेने की रफ्तार पहले से बढ़कर थी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ बाहर बारिश हो रही है। शायद बारिश की ही वजह से बिजली भी गई थी। अंदर की घुटन अभी इतनी कम ना हुई थी, इसलिए वो सीने पे हाथ फेरता दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। बाहर बारिश जोरों पर हो रही थी। वो ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। बारिश ने और ज़ोर पकड़ लिया तो वो तेज़ी से भीगने लगा। सर्दियों की बारिश थी, लेकिन उसे उसके मतलब परवाह ना था। वो छत पर पहुंचकर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। बारिश की तेज़ी माहौल की खनकी सर्दी की शिद्दत में लम्हा व लम्हा इजाफा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ तब ना रही थी। अंदर आग लगी हुई थी जो बुझने का नाम ना ले रही थी। वो जल्दी से एक कमरे का बारिश की तेज़ी माहौल की खनकी सर्दी की शिद्दत में लम्हा व लम्हा इजाफा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ तब ना रही थी। अंदर आग लगी हुई थी जो बुझने का नाम ना ले रही थी। वो जल्दी से एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होकर वो जिस सिमत बढ़ना चाहता था उसे सिमत बढ़ा। अंधेरे में भी वो अपनी मतलूबा जगह ढूंढ चुका था। वह एक अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अलमारी के ऊपर हाथ मारा। उसकी तवक्को के मुताबिक वहाँ लाइटर्स पड़ा था। उसे लाइटर उठाकर जला लिया और फिर अलमारी के ऊपर से ही अलमारी की चाबी ढूंढ निकाली। जब मिलते ही उसके अंदर की आग में मज़ीद इजाफा हुआ। नहायत तेज़ी से अलमारी का लॉक खोलकर कुछ ढूंढने लगा। उसकी कलब आतिश भरती रही जा रही थी। चंद मिनटों की मेहनत के बाद उसने अंदर से अब एक शीशी बरामद कर ली। वो फुर्ती से अलमारी की पट बंद करता वहाँ से बाहर निकल चला गया। वो दीवार के पास आ बैठा। उसे इस माहौल की कोई परवाह न थी। उसने बेताबी से शीशे का ढक्कन दांतों से खोला। ढक्कन खुलते ही शीशे के अंदर से एक अजीब सी बू ने नत्थों को छुआ तो उसकी बेचैनी और बड़ी। उसे बोतल मुंह से लगाने से कबल अपने गीले ट्राउज़र की पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला, लाइटर जलाया और फिर उसकी नजरें वॉलेट पर चमकी। उस वक्त उसकी आंखों में रोशनी थी, ना कोई चमक। सीने में बेचैनी थी, ना कोई बेताबी। दूसरे हाथ में पकड़ी शीशी भी वो इस पल भूल गया था। वो ठिठकी बांधे वॉलेट में मौजूद देर देख रहा था। और फिर उसने आहिस्ता से वॉलेट ऊपर उठाया और खुद थोड़ा सा नीचे झुका और अपने लरसते होंठ यह ठंडी तस्वीर पे जमा दिए। फिर उसे तस्वीर को बेताबाना अंदाज में सीने से लगाकर खुली बोतल को होंठों से लगा लिया। उसकी आंखों से भी बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश आ रही थी। हवा तेज थी। सर्दी बढ़ रही थी और वो अपने अंदर को जलाकर कुछ लम्हों के लिए सुकून हासिल कर रहा था। ये आरसी सुकून इस वक्त उसके लिए बहुत बड़ी नेमत थी। वो इस माहौल से गाफिल होता चला गया। सीने पे जमा हाथ एक तरफ को ढिलका, वॉलेट नीचे गिर गया और वो होशो हवास से बेगाना होले किसी को पुकारता एक तरफ को लड़क गया।
मेहराब बारिश के इतने तेज़ सड़क में भी यही एक नाम गूंजता रहा। वो एक जो दरिया था, एक आग का बस रास्ते से गुजर गया। हमें कब से रेत के शहर में नई बारिशों की तलाश है। जब उसकी आंख खुली तो अपने इर्द गिर्द परिंदों की चहचहाट ही सुनने को मिली। बारिश जाने कब की थम चुकी थी। अब आसमान काफ़ी हद तक साफ था, अलबत्ता तेज़ सर्द हवाएं भी चल रही थी। वो मुकम्मल होश में ना था। ज़रा होश में आया तो सबसे पहले उसे अपने हुलिये का एहसास हुआ। सीधा होना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों वो कोशिश के बावजूद सीधा ना हो सका। उसे महसूस हुआ उसका अंग अंग दर्द कर रहा है। उसे सीधा होने की फिर कोशिश की। उस बार शदीद दर्द के बावजूद वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। तेज़ सर्द हवाओं ने उसके अंदर फिरेली सी पैदा कर दी। रात को यही हुआ हवाएं थी जो उसे महसूस ना हो पा रही थी, अब इतनी हवाओं ने उसे अंदर तक हिला कर रख दी। तो उसके मुंह से कराहें निकलने लगी। वो अपने से कराते सर को दोनों हाथों में थाम कर बैठ गया। उसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। उसे अपने हाथ पैर हिलाने में काफ़ी वक्त पेश आ रहा था, काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। कुछ देर वो यूं ही सर थामे बैठा रहा, फिर उसे अपने पाँव के पास पड़ी शीशी का ख्याल आया तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर वो बोतल उठा ली। फिर एक ही झटके से उसने वो बोतल दीवार के बाहर फेंक दी और अपना चकराता सर दोबारा से हाथों में जकड़ लिया और वाकई दर्द में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद उसने वहाँ से उठना चाहा, लेकिन कराह कर रह गया। उसी पल उसे अपने कांधे पर नरमाहट का एहसास हुआ। उसे झटके से सर ऊपर उठाया। अब इस वक्त यहाँ उससे आके वो कुछ ना बोल सकी, क्योंकि वो अपनी सुर्खी डोरों वाली आंखों से उसे घूरने लगा था। उसने अपना हाथ उसके कांधे से टाला। तुम इतनी सुबह ऊपर क्यों आई हो? वो बहुत सख्ती से उसे पूछता। उसे घूर रहा था। वो उलझन भरी नजर उससे देखने लगी, अपने लब काटने लगी। सरो नीचे, मैं कबूतर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। उसके कठोर अंदाज और कहर दरे लहजे से वो खाइफोसी हो गई। नहीं अमजद, मुझे आपकी तबीयत बेहतर नहीं लग रही। वो उसकी हिम्मत देख नहीं रही थी, लेकिन फिर वो कहने से बाज नहीं। मैंने क्या कहा है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसके गुस्से से उत्तर रखने पर वो दोबारा से नीचे की जाने बढ़ गई। अच्छी भरी सोई हुई थी कि अम्मा ने शोर मचा कर दिया कि कबूतरों वाला डरबा खुला है। अम्मा के हाथ में एक मरता कबूतर था जो शायद रात सख्त सर्दी की वजह से मर गया था। इससे अम्मा को खदशा हो गया कि वह सभी कबूतर बाहर हो गए। उन्होंने उसे ऊपर जाकर चेक करना चाह के कहा। वो बेदेरी से नींद में झूमती झामती ऊपर की जाने बाई। चाचा की फैमिली में से कोई फर्द भी ना जागा हुआ तो कबूतरों को कोसती जीना अबूर करने लगी थी। आखिरी सीढ़ी पर उस पर पहुँच उसकी नज़र सीधी सामने वाली दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे अमजद पर पड़ी थी, जिसने अपना सर दोनों हाथों में थाम रखा था। उससे पहले वो बेचैनी से आगे बढ़ती, उसकी नज़र उस पर पड़ी। वो शर्ट के बगैर था। वह नज़रें झुकाकर वापस होने को लगी। उसकी कराह सुनकर रुक गई। वो होले होले कराह रहा था। उससे बेचैन होकर दोबारा से उसे देखा और फिर कुछ भी सोचे समझे बगैर वो आगे बढ़ गई, जिसका नतीजा अब सामने था। वो अपने आंसू को मुश्किल रोकती नीचे तक पहुंची थी। क्या हुआ? दौरा सा बंद था। अम्मा ने पूछा था। हाँ, आपको ख्वाही शक हो गया था। यकीनन आपको एक कबूतर बाहर रह गया। वो बेदिली से उन्हें जवाब देती दोबारा से अपने कमरे में घुस गई। अब उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। ऊपर वो उसी हालत में बैठा अभी तक कराह रहा था। वो उठकर नीचे जाना चाहता था, लेकिन दुखता जिसम उसे वहाँ से उठने न दे रहा था। बेबसी से वहाँ बैठा रहा, यहाँ तक कि नीचे से भाभी आयशा और अम्मा की आवाज़ आने लगी। यकीनन वो नाश्ता तैयार करने लगी थी। अब की बार वो बेबसी से लब काटने लगा। उसकी आंखों में बेबसी से पानी तैरने लगा। वो अब उसी बेबसी को महसूस करके खुद पर गुस्सा होने लगा। उसे झटके से पास पड़ा वॉलेट उठाया और खुद भी उस झटके से उठा और तेजी से जीने की तरफ बढ़ गया। बेटा, इतनी सर्दी में इस तरह क्यों फिर रहे हो? नीचे पहुंचा तो अब्बू को अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े पाया। इतनी शदीद सर्दी में खिड़कियां दरवाजे खोलकर पंखा भी चला रखा है, ऊपर से शर्ट भी उतारे फिर रहे हो। खैर तो है? वो बेफिक्रमंदी से उसे देखने लगे। जी अब्बू ठीक हूँ। वो कुछ कहे बगैर अंदर चला गया। खिड़की और पंखा अब्बू बंद कर चुके थे, मगर फिर भी कमरा बर्फ़ बना हुआ था। उससे पहले शर्ट उठाकर पहनी और फिर कंबल में घुस गया। कंबल भी यख था। उसे कंबल फिर पर ख्वाह गुस्सा आने लगा। उसे कंबल दूर फेंक दिया और खुद उठकर वॉशरूम में नहाने चला गया। गेज़र ऑफ करने होने की वजह से पानी भी बर्फ़ बना हुआ था। उससे नहायत मुश्तल होकर ठंडे पानी से शावर लेना शुरू कर दिया और जब वो 15 मिनट बाद बाहर निकला तो थर थर काँप रहा था। उस पल उसे थरथराने पर भी गुस्सा आ रहा था। है महरू, अब उठ जा और ये बर्तन धो। वो उसी तरह का संबंधी से पड़ी रही। वो उस वक़्त कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। फारिग होकर उसके पास आई तो सूरज की तरफ मुँह किए मज़े से सस्ता रही थी। बहुत निकम्मी है तो मचाल है जो किसी काम को हाथ लगा ले। अगले घर गई तो दूसरे ही दिन जूते खाकर वापस की राह ले लेगी। लिखवा ले ये अम्मा ने, मैंने नहीं कहीं जाना। आप ये बात क्यों नहीं समझती? तो क्या सारी ज़िंदगी बाप के कंधों पे बोझ बन के बैठी रहना है? तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे 4 गभरू जवान भाई हैं, वो मुझे किसी के ऊपर बोझ बने नहीं देंगे। तो तू बोझ बनूंगी ना? अम्मा छोड़ें इस मौसम को। मैं बर्तन धो रही थी, मजबूरों से काम के लिए माना ही पड़ा, क्योंकि वो जानती थी अम्मा का लेक्चर शुरू हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल से रुकता है। अम्मा, मैं बर्तन धोती हूँ, आप मेरे लिए एक पराठा बना दें। ईमान से सख्त भूख लगी है। आप एक तो तुम्हारी ये लापरवाही, अगर मैं फारिग नहीं तो खुद ही बनाकर खा लेती। अम्मा को उसके निकम्मेपन
कब फिर से एहसास हुआ, अम्मा क्या करूँ, अपने हाथों की बनी चीज़ से मुझे ज़रा मज़ा नहीं आता। वो उठ कर किचन में चली गई और जब बर्तन धोकर वो नाश्ते के लिए बैठी तो उसे दादा अब्बा का ख्याल है। अम्मा दादा अब्बा किधर हैं? उस अभी पराठा का पहला नवाला ही तोड़ा था। ऊपर है, मैं भी ऊपर ही आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ है ऊपर? क्या आदिल भाई की भाभी से लड़ाई हो गई है? नहीं, वो अमजद की तबीयत कुछ ख़राब है। अम्मा के लहजे में फ़ौरन फ़िक्रमंदी झलकने लगी। क्या? उसके हाथ से नवाला छूट कर नीचे गिर गया। उसने सूप का प्याला उठाया और अमजद के कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मा ने ये सूप तैयार किया था, उसने सिर्फ इतना काम किया था कि सूप का प्याला उठाकर यहाँ तक ले आई। अब कमरे में आई तो चची को अमजद के सराहने बैठा पाया। वो अमजद के बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियाँ चला रही थी। उन्हीं आंखों वो आंखें बंद किए लेटा हुआ था। उससे सलाम किया तो चच्ची ने मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दिया, जबकि वो हनोस आंखें बंद किए पड़ा रहा। उसे सूप का प्याला चच्ची को पकड़ा दिया। अब कैसी तबीयत है इनकी? उसके पूछने की देर थी। उसने आंखें खोल दी। थकी थकी सी बे रौनक वैरान आंखें उसे अंदर तक तड़पा गई। इतनी सुबह सुबह ही ऊपर बैठे हुए थे, इतना सख्त मौसम था और हवाएं उस पर भी ज़्यादा सर्द बुखार ना होता तो क्या होता। महरू के कहते ही चच्ची इस्तफामी नज़र से अमजद को देखने लगी। वह नजरें चुरा गया, फिर एकदम से उसे घूरने लगा। महर, तुम किस काम से आई हो? काम? आपकी खैरियत मालूम करने आई हूँ। मुझे सुबह ही पता चल गया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। मैं ठीक हूँ, खैरियत मालूम कर ली। अब तुम जाओ। उसके अंदर सर्द अंदाज पर वो पहुँच रह गई, जबकि चच्ची भी हैरान रह गई। अब वो बैठ गया था। मैं तो, क्या कोई और बात भी है? अगर नहीं तो दरवाज़ा खुला है, यू कैन गो ना। वो चला उठा। वो हैरत से आंखें फाड़े मुँह खोले उसके सुर्ख चेहरे को देखने लगी। ऐसी तो कोई बात ना हुई जिसकी वजह से वो भड़क उठा था। सच्ची अलग हैरान परेशान से इसके ये रद्द-ए-अमल देखने लगी। मैंने कुछ कहा है तुमसे? उससे पहले कि वो खुद उठाकर उसे बातों से पकड़कर बाहर निकालता, झटके से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में हैरानगी के साथ मुस्कान भी चमक रहे थे। चची, भाई और आयशा भुप्पो रखिया के यहाँ गई हुई थी। भुप्पो की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी। सुबह सुबह अम्मा ने प्रोग्राम बनाया तो सब जाने के लिए तैयार हो गए। वो भी सबसे पहले तैयार हुई थी, लेकिन दादा अब्बा ने उसे रोक लिया था कि वो और दादा अब्बू बरसा फुप्पो के हाथ चलेंगे। मम्मा मुंह बनाकर वो घर पे रह गई थी। गुड्डो और काका घर पे था, जबकि बादशाह और पप्पू अम्मा के साथ थे। चची जाते जाते अमजद को टाइम पे खाना देने की ताकीद कर गई थी। वो उसकी कल वाली हरकत पर अभी तक हैरान थी। ना चाहते हुए भी वो उसके लिए खाना निकाल कर ले आई थी। उसके कमरे में जाने से जाने क्यों उसे डर लग रहा था। अमजद, खुले दरवाजे से उसने सिर्फ गर्दन अंदर को आ करके उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब मसूल ना हुआ। फिर वह थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ी और जाकर उसके सराहने खड़ी हो गई। वो आंखें बंद के चत लेटा था। खाना खा ले, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ अमजद। उसके आंखें ना खोलने पर उसका जी चाहा वापस मुड़ जाए, लेकिन फिर दिल कराकर वहीं खड़ी रही कि ये ना हो कि वो ना जाके और खाना ठंडा हो जाए। खाना मेज़ पर रख कर उसकी बंद आंखें देखने लगी। अमजद एक बार फिर उसने उसे पुकारा। उसकी तरफ से जब कोई जवाब ना मसूल हुआ तो उसने ज़रा सा झुककर उसके कंधे पे हाथ रखना चाहा, लेकिन हाथ कंधे पे जाने से पहले ही उसकी गिरफ्त में आ गया। वो दक से रह गई। उसके अंदर भड़की रो दौड़ गई। अभी वो संभली भी ना आती कि उसने उसका हाथ अपने दिल पर रख लिया। उसके अंदर दूर तक सन्नाटा छा गया और वो फटी फटी निगाहों से उसके बंद आंखें देख रही थी। वो उसका हाथ सीने पे रखकर जैसे भूल गया कि उसका अपना दिल भी काबू में ना रहा था। चोट मुझे लगती थी, वो दर्द तुम्हें होता था। फिर मेहराब, अब क्यों नहीं तुम मेरा दर्द महसूस कर रही? मेरे अंदर तक फैले ज़ख्म तुम क्यों नहीं देख रही? महर, तुम्हारा अमजद तड़प रहा है। महर मरा है तुम्हारे बगैर। कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई महर? वो उसकी हालत क्या थी? काटो तो बदन में लहू नहीं था। वो उसका चेहरा देख रही थी। वो महर पुकार रहा था। वो उसे क्यों पुकार रहा था? वो उस बात से लाइलम थी, लेकिन वो उससे पुकार रहा था, उसका नाम ले रहा था। इसलिए तो उसकी हालत पल में गैर हो गई थी। मैं ये दर्द अकेला सह नहीं सकता। महर, आ जाओ, अपने हाथों की हथेलियों उसमें इसके दर्द को समेट लो। तुम्हारा अमजद पुकार रहा है तुम्हें। आ जाओ महर, आ जाओ। उसकी आवाज़ सरगोशी में तब्दील हो रही थी। अमजद उसे कुछ सोचे समझे बगैर अपने दूसरे हाथ से उसका कंधा हिला दिया। वह हड़बड़ाकर उठा, उसे देखकर पहुंचा कर आ गया। फिर उसका हाथ अपने सीने से अपने हाथ के नीचे देखकर गड़बड़ा सा गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसका हाथ छोड़कर मतोश सा होकर उसे घूरने लगा। मैं वो खाना दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती थी। एक पल के लिए उसका जी चाहा कि उसको तड़प कर लगा दे। आपको आज़ादी थी आप, लेकिन आप जाओ यहाँ से। आप खाना, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? मैंने कहा ना, ये उठा कर ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। अमजद, शट अप। मेरी एक बार कही बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा है। गेट आउट फ्रॉम हेयर। वह हैरत से आंखें फाड़े, हाथ खुले, लब लिए सरद से पीछे मुड़ी और फिर वहाँ से भागी तो दोबारा पलट कर देखना उसे गुनाह समझा। उसकी हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसके अंदर की आग लग चुकी है, और ये आग जब लगती थी वो अब अपने आप को भी बचाने से इनकारी हो जाता था, और वह एकदम से अपने आप से भी बिछड़ जाता था। उसकी ऐसी हालत से सिर्फ आदिल ही वाकिफ़ था, लेकिन वो भी उसकी हालत की असल वजह नहीं जानते थे। शाम को गहरा सन्नाटा सहन में उतरा तो उसके अंदर का सन्नाटा शोर में तब्दील हो गया। साहब का अंदाज में उसने शर्ट
शर्ट उतार कर खिड़कियों के दरवाजे को खोलकर पंखा ऑन कर दिया। अंदर बाहर सर्दी ज़ोरों की थी, लेकिन उससे उस सर्दी की कोई फिक्र न थी। उसके अंदर तपिश इतनी ही थी कि वह बाहर की सर्दी को चाहते हुए भी महसूस न कर पाया, ना कर सकता था। भाभी उसे खाने के लिए बुलाने आई तो उसकी हालत देखकर डर गई। वह अनुज उन्हीं कदमों से वापस मुड़ी और अम्मा को बताने की बजाय जाकर आदिल को बताया। आदिल के पहुंचने तक उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि एक पल के लिए आदिल को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। अब भी आदिल के पीछे ही भागे भागे आए थे। वकास साहब ऊपर की तरफ दौड़े। सैफुन्निसा गैर हालत में सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। महरू से तो दस्तरखान से उठना माहौल हो गया था, जबकि दादा अब्बास सीख के बगैर ही खुली सांसों से ऊपर जाने की कोशिश करने लगे। और जब महरू ने सबको अमजद के कमरे की तरफ दौड़ते देखा तो वह सहन में ही टह गई। डॉक्टर के पहुंचने तक अमजद की हालत इतनी बेकाबू हो चुकी थी, कब से हौसले करते आदिल की भी आंखों से पानी छलकने लगा था। डॉक्टर ने अमजद की इतनी बिगड़ी हालत की सिर्फ टेंशन का नाम दिया था, और ये टेंशन क्या थी घर का कोई भी फर्द, हाथा कि आदिल भाई भी ना जानते थे। जब वो नींद बेहोशी की हालत में आंखें बंद कर रहा था, उसके सामने रोता बिलखता सिर्फ उस एक चेहरा था। उसके दिल को कुछ हुआ तो उसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर उसे सही में वह नाकाम रहा। जबकि रोती बिलखती महरून उस पल अपने चेहरे पे बहुत तपिश महसूस की थी। उसे जब होश आया, उसे अपने दाएं पासों में बहुत दर्द महसूस हुआ था। वो हल्का सा कराहता हुआ सीधा हुआ बैठा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर साइड लैम्प का बटन ऑन कर दिया। रिस्ट वॉच पर निगाह की तो रात के 2:30 बज रहे थे। वो उठकर टहलने लगा। अब बेचैनी उसके अंदर ना थी, लेकिन फिर भी वो सुकून चाहता था। 4 साल हो गए थे उसकी इस हालत बिगड़ने में। सिर्फ एक पल लगता, सिर्फ एक पल, और उस पल के बाद अमजद नहीं रहता था। आशिक बन जाता था, दीवाना बन जाता था, पागल या फिर मुजरिम, हाँ शायद, या फिर उसने तो कोई मुजरम नहीं किया था। फिर मातूब क्यों ठहरा? मातूब किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी या फिर नसीब ही बुरा था? वह टहलते टहलते खिड़की तक आया और हाथ बढ़ाकर उसके दोनों पट खोल दिए। हवा का तेज़ झोंका उसे टकराया तो सर्दी की लहर से कांप सा गया। अब उससे सर्दी महसूस हुई थी, लेकिन ये सर्दी उसके अंदर तक रसाई हासिल न कर सकी। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा और फिर एक ख्याल आते ही वो वापस पलटा और वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। ठीक 3 मिनट बाद वह सफरी बैग उठाए कमरे से निकल आया। वो किसी को बताए बगैर वापस आ रहा था। वो हमेशा ही ऐसा करता था। जब भी इस्लामाबाद जाता, उसके जाने की घर के किसी को भी फर्द को खबर ना होती। अब भी हमेशा की तरह वो बिना बताए कुछ महीनों के लिए उस घर से फरार हो रहा था। वो इस्लामाबाद जॉब करता था। यूँ कहना मुनासिब रहेगा कि वह जॉब्स करता था, एक के बाद दूसरी जॉब और दूसरी के बाद तीसरी जॉब, तीसरे के बाद चौथी और चौथी के बाद पांचवी। और ये जॉब कितने दिनों पे मुहित थी वो ये खुद भी नहीं जानता था। अजीब तबीयत का मालिक था और इसी तबीयत के हाथों मजबूर होकर 15-20 दिन हर जॉब को खैर आबाद कहने देना था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर रहा था कि सीढ़ियों पर बैठा कोई वजूद नजर आया। उसके अंदर नागवारी की लहरें उठी और जब वो उस वजूद के पास आकर खड़ा तो उसके माथे के बलों में मजीद इजाफा हो गया। आप अब इस वक्त तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तेजी से उसकी बात को काट कर तरशी से बोला तो महरू सहम कर कदरे पीछे हट गई। जाओ जाकर सो जा, इस वक्त यहाँ बैठना मुनासिब नहीं। वो उसे घूरता अगली 2 सीढ़ियों पर फलांग गया, लेकिन आखिरी सीढ़ी पे उसे रुकना पड़ा क्योंकि महरू ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया था। आप अब कहाँ जा रहे हैं? वो झंपे से देख रहा था। वो हल्का गई। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इस वक्त ना जाएं, सुबह चले जाएगा। उसने उसका हाथ अभी भी ना छोड़ा था, उसे देख रहा था। उसका चेहरा भीगा हुआ था और उसकी आवाज़ भी बहुत घबराई हुई लग रही थी। अमजद ये वक्त मुनासिब नहीं है, इस वक्त मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल पर करो। सुबह बात करेंगे। कल तो बस आने ही वाली है ना। उसकी आंखों और कानों को सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया और एक ही आवाज़ सुनाई दी। आंसू से तर चेहरा और गलूगेर लहजा भराई हुई आवाज़ उसे तड़प कर अपना हाथ महरू के हाथ से खींचा और उसे अपने पल भर में सुर्ख होती आंखों से घूरने लगा। ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि सवालत पूछती फिरो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने तो इससे कहा था। तुम्हें मेरी तबीयत से क्या लेना देना? उसने के तिरछे लहजे के सामने वो मना भी ना सकी। उठो यहाँ से और जाओ अपने कमरे में। वो जरी से कहता आगे बढ़ गया। अपना ख्याल रखिएगा। वो भला वो कहाँ चुप रह सकती थी और एक बार फिर रुक गया। गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में हैरत न थी ना गुस्सा था, एक यकीन था जैसे वो जानता था कि वो यही कहेगी। उसकी आंखों से नापसंदीदगी झलकने लगी। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ गया। पीछे महरू देर तक उसे सोचती रही और ऊपर उसके कमरे के उस वसत में खड़े आदिल उसके बेचैन तबीयत का सुराग पाने के लिए बहुत पहले से ज़्यादा बेताब हो चुका था। फिर से पीने लगे हो? उसका अजीज़ दोस्त डॉक्टर साजिद महमूद से चेक करते हुए बेफिक्री मेहंदी से उसे पूछ रहा था। उसने इस बात में सर हिलाया तो वो सोच से उसे देखने लगा। शर्म नहीं आती? पीते हुए वो मुस्कुरा दिया, जबकि साजिद ने बड़े गुस्से से तो सामने टेबल पे पटक दिया। बहुत सलील इंसान है, तो जी चाहता है अभी तुम्हें शूट कर दूँ। वो फिर इतने ही गुस्से से उसके इस कांधे पे घूंसा दे मारा।
बस ख़त्म करो ये रोग, बहुत हो गया, बहुत तबाह कर चुके तुम अपने आप को, ये मामला अब ख़त्म करो, ये आसान कहाँ है यार। वो निचला लब काटते हुए काटने लगा, साजिद उसे घूरने लगा। 4 साल हो गए, 4 साल, अब तक तुम्हें नॉर्मल हो जाना चाहिए था। ये तो क्या कह रहा है साजिद? हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ खाई में भी रास्ता मिल ही जाता है, तो पिछली बातें भूल क्यों नहीं जाता। साजिद ने तासुब से अपने हाथ पर सर मारा, सर गिराए देख रहा था। ड्रिंक करने के बाद तो क्या महसूस करता है? सुकून, आराम। गहरी सांस लेने के बाद उसने जवाब दिया, और तू ड्रिंक कब करता है? जब तलब महसूस होती है। जब तलब महसूस होती है तो हर सूरत में सुकून चाहता है ना? हाँ, तो फिर मेरी बात मान ले। तुम जानते हो मैं तुम्हारी सिर्फ यही बात नहीं मान सकता। वो उसकी बात समझ गया। मेरी जान, तो एक बार शादी कर ले, सिर्फ एक बार, मुझे यकीन है तो सब भूल जाएगा। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, आराम, सुकून, खुशी, मसरत। जो चाहेगा वो अपने घर से मिलेगा। जब तुम्हें शरीक हाथ मिलेगी तो तुम्हारा गम मिटेगा, दुख कम होगा। उसमें अपने आप को तलाशेगा, उसकी चाह करेगा, उससे सुकून चाहेगा। मेरी जान, मुझे पूरा यकीन है तेरी बीवी तुझसे संभाल लेगी। वो तुझसे इतनी मोहब्बत करेगी कि तू सब भूल जाएगा। साजिद कुछ देर रुका और फिर बोला, तो अपनी हर तलब उससे पूरी करना, उससे सुकून हासिल करना। देखना तुझे हर खुशी मिलेगी, जानते हो ना? इसी मतलब और सुकून की खातिर आज लुटा बैठा हूँ। वो तरीक चेहरा लिए साजिद को देखने लगा। उसने उसके दोनों कंधों पे हाथ रख दिया। तूने गलत रास्ते का इंतखाब करना चाहा था, लेकिन मेरे भाई बीवी से ज़हनी रूहानी और जिसमें सुकून मिलता है। उसने गहरा सांस लिया और फिर सर झुका दिया। साजिद को तो गोया ज़िंदगी मिल गई। उसने फ़ौरन से साथ चिमटा लिया। तो फिर तैयार है हो? वो कुछ देर बाद बिल्कुल खामोश से उसका दबे दबे जोश से भरपूर चेहरा देखता रहा, फिर अपना सर हिला दिया। हाँ ग्रेट, कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? वो नहीं तो फिर जो भी हो, मसलन कोई एक है। उसकी आंखों के सामने एक लावाली लापरवाह सी, कभी हंसती कभी रोती लड़की घूमी, तो उसे बेख्तियार अपने पसीने उसके नर्म और नाजुक हाथ का लम्स महसूस हुआ। अब की बार उसके अंदर नागवारी की लहर नहीं उठी थी। जानते हो उसे? हाँ, लेकिन उसको नहीं, उसके दिल और आंखों को बहुत चाहता हूँ। नाम क्या है उसका? मेहरुन्निसा। उसका लहजा बहुत सटा। साजिद का मुंह खुला का खुला रह गया। तो ये था आज के नावल के फर्स्ट का। एक बेटा और एक ही बेटी थी। बेटा ज़ुबैर अली, जिसकी निस्बत आयशा से तय थी, और बेटी मरियम, जो आदिल की बीवी थी। जब से आयशा की शादी की तारीख तय हुई थी, घर में भगदड़ मच गई थी। आदिल को भी ख़वातीन के हमरा बाजार दौड़े हुए, और कभी साले साहब के हमरा ख़रीदारी कर रहे हैं। आदिल और मरियम का तो एक पाँव इधर और एक पाँव उधर था। अलबत्ता मेहरबान दानो आयशा की दिल जोई करने में मसरूफ़ थी। अमजद एक दोबारा इधर का चक्कर लगाकर वापस चला गया था, और आदिल उससे भी अभी तक कुछ ना पूछ सका था। उन्होंने एक बार मौका देखकर उससे बात करनी चाहिए थी, मगर वो टाल गया। अलबत्ता अब की बार घर में से किसी ने भी उसे शादी का नहीं कहा था। ये काबिल हैरत बात थी, क्योंकि घर वाले पिछले 3 सालों से इसरार कर रहे थे। उसके घर वापस आते ही अम्मा और अब्बू उसकी शादी का तज़क्रा छेड़ देते थे, मगर वो हर बार उन्हें टोक देता था। शादी के दिन करीब आए तो वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर चला आया। हालांकि उसे छुट्टी लेने की कभी ज़रूरत पेश ना आई थी, क्योंकि वह जब भी घर आता था पक्की छुट्टी करके ही आता था। बेचैन तबीयत का मालिक था, कभी महीनों को घर रहता और कभी घर आने का नाम ही ना लेता। उसमें बेचैनी और गैर मुस्तकिल मिजाजी पिछले 4 सालों से आई थी। हालांकि उससे पहले वो बहुत ठंडे मिजाज का बंदा था, लेकिन पिछले 4 सालों से उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो सोकर उठा तो सुबह के 10 बज रहे थे। संडे होने की वजह से अब्बू और आदिल भी घर पे ही थे। जब वो बाहर आया, वो दोनों कहीं जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे। भाभी ही से पता चला कि आज उन्होंने फर्नीचर खरीदने जाना था। चाहते चाहते उन्होंने उसे भी साथ जाने की दावत दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। नाश्ता करने के बाद वो नीचे आ गया। आयशा की कल मेहंदी थी। घर भर में मेहंदी के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके थे। महरू ने अभी तक मेहंदी के लिए कोई ख़ासी जोड़ा मुंतखब नहीं किया था। हालांकि भाभी मरियम ने उसका और अपना जोड़ा बिल्कुल एक साथ बनवाया था, लेकिन वो पीले रंग पे नाक भुआं चढ़ा रही थी। न जाने क्यों उसे पीले रंग से चिढ़ थी। तुम पीले जोड़े पे नखरे करी हो, बताओ कल पहनोगी क्या? भाभी ने तब कर उससे पूछा था। उससे पहले कुछ बताती। अब्बा, चाचू और दादा अब्बा कमरे में आ गए। पीछे अमजद भी था। सब लोग एहतरामन चुप हो गए। वो लोग कल की मेहंदी को डिस्कस करने लगे थे। आयशा पहले ही वहाँ से उठकर जा चुकी थी। महरू वहाँ पर आसमान थी। अमजद न जाने क्यों पहलू पर पहलू बदले जा रहा था, और वो इन पहलुओं से घबराकर आयशा के पीछे भाग गई। कुछ देर बाद वही बोला था, ताई अम्मा, आपने महर के लिए भी कोई रिश्ता देखा? उसके सवाल पे सब ने हैरानगी से देखा, क्योंकि ऐसी बात वो भी रिश्ते वाले वो कभी ना करता था, और आज उसने की थी। सब लोगों का हैरान होना लाजमी था। हाँ बेटा, रिश्ते वाली मासी 2-3 रिश्ते लेकर आई है। आयशा से फारिग होकर हम उसके बारे में सोचेंगे, ज़ैबुन्निसा की बजाय अम्मी ने जवाब दिया था।
तो वह पहलू बदल गया। आदिल बहुत गहरी नज़रों से देख रहे थे। वो उठकर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद आदिल भी उसके पीछे थे। वह सिगरेट होंठों में दबाए खिड़की में खड़ा था जब उन्होंने पीछे से आकर उसके कंधे पे हाथ रखा। वह चौंक कर उन्हें देखने लगा। आदिल उसके सुर्ख पड़ती आंखों को देखकर तड़प रहकर रह गया। बहुत बेचैन हो आज? नहीं तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। आज बता दो, ये बेचैनी क्यों है? क्यों इस तरह बेकरार से रहते हो? इस उजड़ी बिखरी हालत का जिम्मेदार कौन है? आप गलत समझ रहे हो। उससे पहलू बचाना चाहा था। अच्छा, गलत समझ रहा हूँ तो फिर बताओ, मेहराब कौन है? वो उछला। भाभी चाय की ट्रे अंदर उठाए अंदर आ गई। आदिल ने 2 कप उठा लिए तो वो वापस मुड़ गया। अमजद ने उठकर बाहर निकल जाना चाहा, लेकिन वो उसका बाजू पकड़ चुके थे। वो नाचार बेड पर टिक गया था। आदिल दरवाज़ा लॉक करके उसके सामने बैठ गए। मैं आपको बता दूंगा, मगर कुछ दिनों बाद। वो जैसे हार गया था। अभी क्यों नहीं, कुछ दिनों बाद आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। प्लीज़ अभी इसरार न करें। उस तरह तो मेरे भाई अंदर के अंदर खुल जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। वो कब का हो चुका हूँ। उसने दिल ही दिल में सोचा और बैठ के ग्राउंड से सर टिका कर आँखें मूंद गया। साजिद बता रहा था कि तुम ड्रिंक करते हो। आदिल की आवाज़ पे उसने पट से आंखें खोल दी। उसने आपको भी बता दिया? मैंने खुद ही उससे पूछा था, क्योंकि मुझे तुम पे पहले ही शक था और ऊपर वाले सोर्स से भी कुछ शाहिद मिले थे। फिर मैंने तुम्हारा कमरा चेक किया तो कई खाली टिन मिले, ना सिर्फ यहाँ से बल्कि इस्लामाबाद में भी तुम्हारे फ्लैट से बहुत कुछ मिला था। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा करोगे। साजिद में भी पहले साफ मुकर गया, मगर मेरे बारे बार बार पूछने से ये उसे बताना पड़ा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे भाई? मुझे सुकून उसी से मिलता है। उसका लहजा टूटा बिखरा और अंदाज शिकस्ता था। इसलिए तो पूछ रहा हूँ, क्यों तुम इन बेहुदा चीज़ों के आर्जी सुकून हासिल करने लगो? साजिद ने अगर मेरे इस सुकून के बारे में बता दिया तो उसने मेरा सुकून छीन कर ले जाने वाले के बारे में भी बता दिया होगा। नहीं, वो भी तुम्हारी तरह बहुत पक्का है। उसने सिर्फ नाम बताया है, पूरी कहानी नहीं। आदिल कुछ देर उसे यूं ही आंखें बंद किए शिकस्ता हालत में पड़ा देखता रहा। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को ज़रा सा बखेर दिया। शादी करोगे? उसने आंखें खोल दी और सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। मेहरू कैसी है? उनके सवाल पे वो अपने हाथ को सामने फैलाकर हथेलियों को गौर से देखने लगा। दर्द की एक तेज़ लहर सरता पाँव सरायत कर गई। अच्छी है सर। इस बात में सर हिलाते ही उसे अपने दिल किसी तेज़ छुरी से कटता महसूस हुआ। खुश रख सकोगे उसे? कोशिश करूँगा। बात कर लूँ सबसे? हाँ। वो सर झुकाए वो ही बोला था। पता है वो भी तुमसे जानता हूँ, इसलिए तो हाँ कर रहा हूँ। उसका लहजा तेज़ हो गया। उसने खुद तुम्हें बताया है? उसे नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्या ख्याल है तुम दोनों के? मेहंदी भी कल ना रख दें? लेकिन भाई घर की बात है यार। जैसे ही आयशा रुखसत होगी उसे भी इस वक्त ऊपर ले आएंगे। ताया और ताई अम्मा का भी दिल हल्का हो जाएगा। आदिल सारा प्रोग्राम फाइनल कर चुके थे, लेकिन इतनी जल्दी कुछ नहीं होता यार। बस तुम दिल को राज़ी कर लो। दिल तो शायद पूरी ज़िंदगी राज़ी ना हो। वह सोच कर रह गया। आदिल भाई इस पे की पेशानी चूमकर सरशार से बाहर निकल गए और पीछे फिर से उसकी वही हालत हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद करके उसने पंखा ऑन कर दिया। खिड़की खोलकर उसे शर्ट भी उतार दी। अंदर बहुत गर्मी थी। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसने साजिद की गई हर नसीहत को भुला दिया। बैठ के नीचे से बैग निकाला और उससे अपना मनपसंद मशरूब निकाल कर बैठ गया। कुछ देर बाद तक बोतल को घूरता रहा, फिर खामोशी से बाहर निकला। किचन में गया, ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े लेकर आया। उस वक्त उसे सुकून की तलाश थी। उसे सुकून चाहे जिस तरह भी मिलता। और बाहर तो जैसे धमाका हो गया था। ओ, ये कैसे हो सकता है? सच कहीं तुमने गलत तो नहीं सुना? क्या वाकई सच्ची वो मान गया? वो मैं पूछ रही हूँ, मैं पूछ कर आऊँ? घर में शोर मच गया था और वो आयशा के कमरे में बैठे उसे ज़ुबैर अली के हवाले से छेड़े जा रही थी। भाभी ने हंसते हुए उसके ऊपर सुर्ख दुपट्टा ओढ़ दिया। अम्मा पानी से बाहरी आंखें साफ करती हुए उसकी तरफ बढ़ी और उससे साथ लगाकर रोने लगी। वह हैरान परेशान ये सब देख रही थी। जिन्हें भाभी के हाथों से अंगूठी लेकर उसकी अंगुली में डाल दी, वो कुछ समझ न सकी। बाजी भाइयों के मुश्तरका नारे पे हैरान परेशान उनकी तरफ पलटी। क्या हो गया बाजी, तेरा ब्याह हो रहा है? वो हैरत का बुत बनी खड़ी रह गई। लेकिन किसके साथ? आयशा भी हद तक से उनको ये तमाशा देख रही थी। अमजद के साथ। और किसके साथ? अम्मा ने हंसते हुए बताया। देख आयशा, कहीं ये मजाक ना हो। यकीन कर ले, ये मजाक नहीं, सच है। आयशा उस वक़्त हवाओं में उड़ रही थी और वो रो देने को थी। आयशा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। भाई ने खुद तुम्हारा नाम लिया। आयशा की यकीन दहानी पे उसके अंग से पसीना फूट पड़ा। यही तो मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। भला वो कैसे? छोड़ दो। आम खा पेड़ क्यों गिनती है? आयशा ने मोहब्बत से उसे पुकारा तो बेयकीनी से अपने हाथ को घूरने लगी। कुछ देर बाद भाभी आयशा को बाहर रस्म के लिए ले गई और ठीक 1 घंटे बाद उसका भी बुलावा आ गया। उसने पीला सूट नहीं बनवाया था और इस वक्त डीप ऑरेंज कलर का कुर्ता पजामा पहने, सर पे हम रंगजदा आंचल ओढ़े, मोतिया और गेंदे के ढेरों फूलों को बालों में लगाए, गलाइयों में गुलाब मोतियों के गुजरे सजाए
वो जब उसके बराबर बैठी तो बेयकीनी से उसे देखे गया। खुद उस वक़्त वह सफ़ेद कॉटन के सूट में मलबूस था, गले में उसके पीला साफ़ा था, स्याह चप्पल में फंसे उसके पैर भी बेचैन से हो गए। न जाने उसके दिल को क्या हुआ था, वो हाथों की उँगलियों को मुसलसल मसले जा रहा था। वो बार-बार पेशानी को भी मसलता और फिर चोर निगाहों से अपने बराबर बैठे वजूद को देखता और फिर सूखे होंठों पर ज़ुबान फेरकर दिल की सरीर सदाओं को दबाने की नाकाम सी कोशिश करता, लेकिन बेचैनी थी कि हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसकी नज़र महरू के हाथों पे पड़ी थी। वो गोद में हाथ रख के अपने गसर के फूलों को मसले जा रही थी। अब की बार हकीकतन किसी ने उसके सांप के तारों को खींच दिया। उससे उसके चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। महर सीधी होकर बैठो। वो नहीं जानता था वो किस कदर तड़क कर बोला है। उसके आसपास खड़े सब लोगों ने चौंक कर उन्हें देखा था और महरू तो गोया बेजान बुत बनकर रह गई थी। साजिद जो उसके पास बैठा हुआ था, उसने बड़ी सिरे से उसका बाजू अपनी तरफ खींचा था। भाभी समेत तमाम लोग मुस्कुराने लगे थे। वो बात को किसी और ही रुख पर ले गए थे। क्या तकलीफ है? साजिद ने कुर्रा कर उससे पूछा तो वो अपना हाथ आंखों पर हक रख कर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। न जाने कब तक तमाम रस्सें खत्म हुई थी। रात का आखिरी पहर चल रहा था, लेकिन वो अभी तक खुद को संभाल ना पाया था। साजिद उसके हमरा उसके कमरे तक आया और अंदर दाखिल होते ही जैसे वो सारे जब्त को खो बैठा। वो मर्द था और मर्द रोना अपनी तो हीन समझते थे, लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। साजिद देखा तुमने उसे कौन सा सूट पहन रखा था? वो बिल्कुल मेहराब लग रही थी। उसने वही सूट पहन रखा था जो मेहंदी वाले दिन मेहराब ने पहना था। जानते हो, वो बिल्कुल उसकी तरह होंठ काट रही थी, बिल्कुल उसी तरह। अमजद जानता था वो कौन से कच्चू कौं की जिद में से है, इसलिए उसे रोने दिया। साजिद वो मेहराब नहीं है, लेकिन मेहराब बन रही है। वो उसी तरह बिल्कुल उसी तरह अपने गसर के फूलों को मसर रही थी। साजिद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊँगा। प्लीज़ उन लोगों से कुछ कह दो मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ उन्हें कह दो, वरना मैं पागल हो जाऊँगा। प्लीज़ साजिद, उन सबको कह दो मेरी तरफ से ये हंगामा ख़त्म कर दे। मैं ये शादी नहीं कर सकता। वो रोते हुए उसके कंधे से अलग गया। पागल हो गए हो? ये तुम्हें बार बार कौन सा दौरा पड़ने लगा है? तुम टेम्पर लूज़ कर जाते हो। मेरे भाई, ये कोई खेल नहीं खेला जा रहा कि ऐन वक्त पे उसे अधूरा छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं पता साजिद, इन लोगों से मेरी तरफ से माजत कर लो। मैं अभी महर से शादी नहीं कर सकता। साजिद उसकी पुश्तक पलकने लगा। मान जाएगा दिल भी, अभी तो टेंशन ना ले। अब तो अभी कुछ भी ना सोच, बस आराम से सोचा। तुझे आराम की ज़रूरत है। साजिद मुझसे मेहराब की बातें कर। मैं सोना नहीं चाहता। आज मैं मेहराब को याद करना चाहता हूँ। उसके साथ गुजरा एक एक पल याद करना चाहता हूँ। डोंट बी सिली यार, क्या हो गया है तुम्हें? इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है, सो जाओ अभी। वो आज सोना नहीं चाहता था। मेहराब को अपने अंदर महसूस करना चाहता था, अपने इर्द गिर्द उसकी मौजूदगी चाहता था। मेहराब जैदी उस चीज़ की जिसके वालिद तैमूर अली जैदी मुल्क के नामूर सियासी लीडर और वालिद था एनजीओ की डायरेक्टर थी। वो उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन ख्वाहिश ना थी। वो दोनों अपनी ख्वाहिशों में यूँ गुम थे कि उन्हें मेहराब कभी नजर ना आई। उसके ख्वाब और उसकी ख्वाहिशें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी। वो मोहब्बत की तलाशी थी। वो अपनी प्यास वालदैन की मोहब्बत से बुझाना चाहती थी, लेकिन वो उस वक़्त हक तक रह गई जो उसकी मोहब्बत ने एक मर्द की चाह के जाना जाने कब कहाँ कैसे उन दो स्याह घोर आंखों में डूब गई। और उन स्याह आंखों वाले ने पहले पहल तो उससे पहलू बचाया था और फिर उसकी मुसीबत का दवाना होता चला गया और फिर दोनों ही मोहब्बत बन गए। वादे कस्में हुए। दोनों के दरमियान मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत एहतराम का रिश्ता था। पता है महर, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हाथ है? वो दोनों ऑफिस के लंच ब्रेक के दौरान करीबी रेस्टोरेंट में बैठे थे कि वो अचानक ही बोल पड़ा। वो होंठों पे धीमी मुस्कान से जाए उसे देखने लगी तो वो बोल पड़ा, मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि तुम कौन सी चीज़ खूबसूरत है। तुम में से कौन सी चीज़ खूबसूरत है? मुझे तुम्हारी आंखों ने लूटा, तुम्हारे बालों ने गिरफ्तार किया। दिन ब दिन मैं तुम्हारी तरफ खींचता जा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है। उसकी बेबसी पे उसकी मासूमियत भरी आंखें बड़े गौर से चमकने लगी और वो उसकी आंखों में देखता होले से मुस्कुराया था। अमजद, मेरा तो अपना आप तुमने छीन लिया। मैं तो अपने आप को ढूंढ नहीं पा रही। वो उसकी आंखों में पानी आन ठहरा था। वो मोहब्बत से उसे देखे गया। इतना अरसा साथ रहते हुए भी मेहराब ने उससे अपने वालिदैन के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो एक दिन जब वो उससे पूछ बैठा, मेहराब क्या मैं तुम्हारे वालिदैन से मिल सकता हूँ, तो उसका रंग उड़ गया। मेहराब, क्या बात है, तुम उसी तरह घबरा क्यों गई हो? तो अपने पेरेंट्स से मुझे नहीं मिलवाना चाहती नहीं तो तुम संडे को आना हमारे घर। इसका इस तरह नर्वस हो जाना मैं समझ ना पाया। और जब संडे को वो उसके आलीशान घर के बाहर खड़ा था, उसके पैरों के तलों से पसीना भी फूट पड़ा। उसने बेयकीनी से मेहराब को देखा जो उसके बराबर खड़ी लब कुचल रही थी। मेहराब, ये हमारा घर है, तुम अंदर आओ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले गई। वो गेट से लेकर ड्राइविंग रूम में पहुंचने तक बिल्कुल ही हवास पाख्ता हो चुका था। गेट, लॉन, बरामदा, गैराज, सर्वेंट क्वार्टर्स और अब ड्राइंग रूम। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो आंखें मेहराब को देख रहा था। बिल्कुल आम से शलवार कमीज में मलबूस, कंधे पे लंबा सा दुपट्टा
दुपट्टा लिए निचले लब को दबा को दांतों से कुचले जा रही थी। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता खुद अपने हाथों से बनाया है, तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आती हूँ। वो तेज़ी से अपने दाएं तरफ मुड़ी तो उससे खामोश रहना मुहाल हो गया। मेहराब, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? वो पलट कर उसे देखने लगी। तुम बैठो, मैं नाश्ता कर लेकर आती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। मैं नहीं मेहराब, उसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दी। चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। उसे वहाँ एक पल ठहरना मुहाल लगने लगा। जब घुटन उसके अंदर बढ़ गई, अमजद उसके करीब आ गई। यहाँ तुम मेरे लिए आए हो, फिर क्यों जा रहे हो? उसकी आवाज़ भर गई। वो शाकी नज़रों से देखने लगा। ये बाकी तुम्हारा ही घर है। उसने दाएं बाएं नज़रें घुमाकर उससे भी तरश नज़रों से देखा, और उससे पहले कि वो कोई जवाब देती, सामने वाले कमरे से तैमूर अली जैदी बरामद हुए। वो चौंक कर उन्हें देखने लगा। उस वक्त वो सूट में मलबूस थे, हाथ में सगार था, और वो हौले हौले कदम उठाते उन्हीं की जाने पड़े थे। पापा, ये अमजद है, वो देख रहा था। उस वक्त वो नर्वस से हो गई थी, और पेशानी से उभरते पसीने के छोटे छोटे कतरों को हाथ से मलती हुई वो उसे बैठने का इशारा करने लगी। वो उसके इशारे को नज़रअंदाज कर गया। वो तो अभी तक हैरान था कि सामने खड़ा इतना बड़ा सियासतदान मेहराब का वालिद कैसे हो सकता। वो इस शख्स को जानता था, आखिर वो मुल्क का नामोर सियासतदान थे। अमजद, ये मेरे पापा है। अब की बार मेहराब ने यकीन दहानी करानी चाहिए। अपनी हैरत पर मुश्किल काबू पाकर उसने उन्हें सलाम किया। जवाबन उन्होंने सर हिलाकर उसे गौर से देखा, और उनके पीछे बेगम तैमूर भी आ गई। वो उन्हें भी हैरत की तस्वीर बन गया। वो भी तो मुल्क की मशहूर शख्सियात में से थी। उसका हैरान होना बचा था। वो अभी तक शक में मुब्तला था कि मेहराब की उनकी बेटी नहीं हो सकती। भला ये कैसे मुमकिन है? मामा, रात मैंने आपको अमजद के बारे में बताया था ना। वो हाथों की उंगलियां चटकाती अपनी माँ को देखने लगी, जो बिल्कुल तैमूर अली जैदी की तरह उस पर नज़रें जमाई हुई थी। हूँ तो आप हैं मोहम्मद अमजद खान? बेगम तैमूर ने एक लंबा सा हंकारा भरा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। तशरीफ़ रखिए। उनके कहने पे वो बैठ गया। वो भी खड़ी हो गई। तैमूर साहब और बेगम तैमूर ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, और फिर अपनी बेटी को, और उसके बाद उसकी तरफ मतवजा हो गए। बरखुदार बिजनेस क्या है आपका? तैमूर अली जैदी ने छोड़ते ही पूछा तो वो अपनी माँ को देखने लगी। मामा, मैं आपको बताया। तुम चुप करो। तो हाँ, तुम ही आपने बताया नहीं कि क्या करते हैं आप? उसने गर्दन घुमाकर अपने अकब में देखा, और फिर गहरी सांस लेकर रह गया। जहाँ मेहराब जॉब करती है, मैं भी वहीं जॉब करता हूँ। मेहराब तो इस शौक़ से करती है, और आप? मेरी भी कोई मजबूरी नहीं, उसने सहूलियत से जवाब दिया। यानी हमारे स्टैंडर्ड की हो। पापा, मैं तैमूर की तरशी मेहराब को भाम गई थी। मिसिस तैमूर से आंखें दिखाने लगी। नहीं जी, मुझे नहीं मालूम था कि मेहराब का स्टैंडर्ड इतना हाई है। उसने तैमूर अली की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, और मोहब्बत करने लगी। मिसिस तैमूर ने तेज़ी से उसकी बात काटी तो उसने गर्दन हिला दी। बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, सिवाय उसके कि अच्छा होता जो अपना और हमारा स्टेटस देख कर आते। तैमूर अली उस पर काफ़ी नरमी से बोले थे। और अब आप क्या कहने चाहते हैं? मिसिस तैमूर का लहजा चाहे खूबसूरत सही, लेकिन लफ्ज़ों की अदायगी में बहुत गड़बड़ाहट थी। अपने पेरेंट्स को यहाँ भेजना चाहता था, लेकिन शादी के लिए कुछ होना ज़रूरी है। उन्होंने उसके चेहरे पे गहरी नज़र डालकर एहसास दिलाना चाहा। मेरे ख्याल में तो सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। वो मेहराब को देखते हुए बोला, और मुसलसल अब गुजर रही थी। हाँ, मिडल एरिया में आप ये कह सकते हैं। ऐसी बातें निचले तबके वाले ही कह सकते हैं। इधर उन्होंने कहा, और इधर उसके चेहरे पे ज़ोर का तमाचा पड़ा। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि तुम खामोश होकर बैठो। मैंने तुम्हें रात ही को कह दिया था कि तुम दरमियान में मत बोलना। तुमने लड़का पसंद कर लिया, यही काफ़ी है। अब हमें अपना काम कर लेने। तो उसने सख्ती से मेहराब को डिपटा तो उसकी आंखों में पानी भरा है। जी बरखुरदार, बातें तो आप हाई स्टेटस वाली करते हैं, लेकिन बिलोंग आपका मिडिल क्लास घराने से। उसे इतनी ही तेज़ी से सच्चाई उगली तो वह सिगार होंठों को लगाकर कुछ देर के लिए खामोश ही हो गए। तो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद आप इधर नज़र आ रहे हैं। सर, मोहब्बत में सब नहीं देखा जाता, लेकिन हाई क्लासेस में तो ये सब पहले देखा जाता है। सो बरखुरदार, बेहतर होता जो आप अपने स्टैंडर्ड और स्टेटस का अच्छी तरह तो इन करके आते। उन्होंने भगो कर जूता उसे मारा तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो उठकर खड़ा हुआ, एकदम शदीद गुस्से पर उसने हमला कर दिया। पहले तो उनकी शादगी की वजह से ज़ब्त कर गया, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त चौप दे गई थी। वो मज़ीद खूबसूरत लफ्ज़ों में अपनी और इंसल्ट नहीं करवा सकता। उसके उठते ही तैमूर अली जैदी के होंठों पे सजाइयाँ मुस्कुराहट दौड़ी थी। बहुत खूब, यानी ईगो आप भी रखते हैं। मेरे ख्याल में सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो मर्द में हो तो तभी मर्द होता है। अब की बार अल्फाज के साथ उसका लहजा भी काफ़ी सख्त था। तो आप फिर भी यहाँ प्रपोजल लाने की बात कर रहे हैं। एक और जूता पड़ा तो उसके चेहरे पर उसके अंदर आग भड़क उठी। सर, इज़्ज़त है तो आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मर्द के पास कई रास्ते होते हैं अपनी मनपसंद चीज़ हते आने के। ये बात आपसे बेहतर कौन जा सकता है? आए दिन वह स्कैंडल्स होते जाते हैं। अखबार की शय सुर्खियों में भी अक्सर व बेशतर एक नई दोस्तियाँ उछाला जाता है। फिर कैसे मुमकिन था कि उन खबरों से महरूम रहता? अब कोई भी लिहाज
मरगत रखे बगैर उसने उन्हीं के लहजे में उन्हें जैसा जवाब दिया, उन्हें लुटाया, तो वो झटके से उठ कर खड़े हुए। पल भर में उनका चेहरा लाल भुबा हो गया। तो आगे ना अपनी असलियत पर दिखा दिया ना अपना आप वाकई तुम्हारे जैसे लोगों की सोच सिर्फ यहीं तक है और सिर्फ उस नहज पर तुम सोच सकते हो। उन्होंने बहुत गुस्से से उसे घूरा और मेहराब की तरफ मुड़े। ये थी तुम्हारी मोहब्बत, ये थी तुम्हारी पसंद। मैं पहले ही जानता था तुम इस तरह का नीच कारनामा अंजाम दे सकती हो। मैंने सिर्फ अपनी तसल्ली करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। उन्होंने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। तुम तो अभी तक ज़मीन से नहीं उठी, तो तुम क्या हमारे सर तक देखती? वो मेहराब पर गुस्से से गरजे। सरिया आपकी बेटी है, उसे ज़मीन से उठाना और अपने सर तक दिखाना आप ही का काम था। न जाने क्यों वो इतनी सख्ती पर उतर आया था। उन्हें जवाब देता झटके से मेहराब के हाथ से अपना बाजू छुड़ाता वो बाहर की तरफ बढ़ गया। अमजद, अमजद मेरी बात सुनो। ठहरो अमजद। वो भी उसकी तरफ लपकी थी, लेकिन बेगम तैमूर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो गुस्से से वहाँ से निकल आया। उसकी वो पूरी रात जैसे कांटों से गुजरी थी और मेहराब के आंसू के समुंदर में अगली सुबह वो रोती हुई उसके दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मार रही थी। वो सोता चाहता रहा। दरवाज़ा खोलने आया और दरवाज़ा खुलते ही वो रोते उसके सीने से लगी। वो उसके इस तरह रोने से परेशान हो गया, लेकिन वो उसके सीने में सर्दी चुप होने का नाम ले रही थी। वो उसे इसी तरह बाजू के हजार मेरे अंदर आ गया। उसे सोफे पर बिठा के उसके लिए ठंडा पानी लेकर आया, तो उसने उसके सामने अपने दोनों हाथ बांध दिए। मुझे माफ़ कर दो अमजद, मेरी वजह से तुम्हें मामा पापा की बातें सुननी पड़ी। उसे रोते हुए माफ़ी मांगी तो फीकी हंस दिया। तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने सच्ची तो कहा है। मैं उन्हें छोड़ आई हूँ अमजद, उनसे हर ताल्लुक तोड़ आई हूँ। मैं उनकी कुछ नहीं लगती। वो मेरी मामा पापा नहीं है अमजद, वो मेरे कुछ नहीं लगते। मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ हमेशा के लिए। उनसे हर ताल्लुक तोड़कर, हर रिश्ता छोड़कर। रोते हुए बेहोश हो गई तो उसके हाथ अब पाँव फूल के उसने बड़ी उजलत में साजिद को फ़ोन किया। उससे यही कहा कि वो बहुत डिस्टर्ब है, ये बहुत डिस्टर्ब है, उसे हर टेंशन से फ्री कर दो, उसे हल्का फुल्का माहौल मुहैया करो। साजिद उन दोनों के ताल्लुक़ से वाकिफ़ था, इसलिए वो उसके पे खासी तवज्जो खसूसी तवज्जो दे रहा था। और जब वो होश में आई थी तो उसने कहा था, अमजद मैं तुम्हारे लिए इन दोनों को छोड़ आई हूँ, मैं दोबारा उनके पास नहीं जाऊँगी। उसका सर थपकने लगा तो वो फिर से रोने लगी। मैं अब आप उनके पास नहीं जाऊँगी। मैंने उनसे कह दिया कि अगर उन्होंने हमें तंग किया तो मैं प्रेस वालों के सामने चली जाऊँगी। मेरे माँ बाप मुझसे नहीं उन प्रेस वालों से डरते हैं। देखो अमजद, मेरे माँ बाप कैसे हैं, उन्हें मेरा ख्याल नहीं, उन्हें इन प्रेस वालों, इन मीडिया वालों का ख्याल है। वो मुझसे ज़्यादा अपनी क्लास से मोहब्बत करते हैं। मामा भी तो उन्हीं की तरह है, उन्हीं की तरह अखबार के फ्रंट पेज पे सजा रहना पसंद करती हैं, उन्हीं की तरह अपनी वाह चाहती हैं। उन्हें अपनी बेटी से कोई गर्ज नहीं, अगर गर्ज है तो अपनी हाई क्लास से, अपने ऊंचे स्टेटस और अपने स्टैंडर्ड से। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते और लोगों से मोहब्बत जताते हैं। अमजद कितने खुद गर्ज हैं मेरे माँ बाप, उन्होंने कभी मुझे नहीं देखा, उन्होंने हमेशा अपने आप को देखा। कितने बुरे हैं ना मेरे माँ बाप, ज़िंदगी भर मुझे प्यार ना दे सके और अब भी पल ही पल में मुझसे से रुख मोड़ लिया। इसलिए अमजद, इसलिए मैं उनको छोड़ आई हूँ, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ अमजद। मैंने तुम में अपने आप को ढूंढा है, तुम में अपने आप को पाया है। वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगे। वादा करो मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ोगे। उसने रोते रोते उसका हाथ पकड़ लिया और उससे अपनी इश्कों भरी नज़रों आँखों समेत सर हिला दिया तो वो फूट कर रो दी। वो जानता था उसे चूड़ियाँ, मेहंदी और फूलों के गजरे बहुत पसंद है, इसलिए वो शाम को उसके लिए फूलों के गजरे और चूड़ियाँ ले आया था। चूड़ियाँ और गजरे देकर खुल उठी थी और फ़ौरन गजरे कलाइयों पर सजा लिया। वो चाहता भी यही था कि काफ़ी फ़िलहाल वो हर सोच से ज़्यादा हो जाए। देखो कैसे लगते हैं फूल मेरी कलाइयों में। उसे दोनों कलाइयाँ उसके सामने करके बड़े इश्तियाक से पूछा तो उसने उसे छेड़ने की खातिर जानबूझकर उसे कोई जवाब न दिया, जिस पे उसने मुँह फैला लिया। एक तो तुम छूटे मुँह भी तारीफ़ नहीं करते। उसने मुँह फुलाते हुए उसके सीने पे होले से हाथ मारा तो मुस्कुरा दिया। मेरी जान, तुम्हें तारीफ़ की भला क्या ज़रूरत, मुझे तुम्हारी तारीफ़ की बहुत ज़रूरत है। उसे दोबारा से उसे सीने पे हाथ मारा तो वो उससे दाव पे कुर्बान ही हो गया। उसे मुस्कुराते हुए उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ ली, उसी तरह मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखने लगा तो उसकी गिरहरी पलकों की झालर आरज़ुओं पे लरस कर रहेगी। वो खुलकर मुस्कुराते, मेरा ज़रा सा देखना था तुमसे सहा नहीं चाहता। जब मैं तुम्हें अपना कर तुम्हें घंटों देखूंगा तब तुम क्या करोगी मुझे नहीं पता। वह शर्मा से ऐसे गई। मैंने फूलों का पूछा है तो इस कदर शर्माने पर वो खिलखिला कर हंस दिया। ये फूल इतने खूबसूरत नहीं जितने अब लग रहे हैं। तुम्हारी कलाइयों ने उन्हें खूबसूरत बख्श दी है। अब मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद मैं तुम्हें देखा करूँगा या फिर इन खूबसूरत कलाइयों को। अमजद, वो चीख ही तो पड़ी थी। कल मैं घर जाकर अम्मी अब्बू को ले आऊँगा, फिर खामोशी से निकाह कर लेंगे। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। उन्हें ही अमजद, अभी नहीं रहने दो, पहले मुझसे निकाह कर लो, इकट्ठे ही चलेंगे। अगर अम्मी अब्बू को सरप्राइज़ देंगे। जवाबन उसके लहजे में कई अंदेशों के साथ एक खुशगुमानी भी थी। वो सोच में पड़ गया। जानता था अभी अम्मी अब्बू शायद ना माने, क्योंकि उन्हीं दिनों आदिल भाई की शादी की तारीख रखी जा रही थी। वो किसी सियासतदान की बेटी को तो अपनाने से रहे। फिर उसने साजिद से मशवरा किया तो उसने भी यही कहा कि पहले निकाह कर लो। पहले तो उसका जी चाहा कि वो आदिल भाई को बता दे, लेकिन फिर उसके ख्याल से डर गया कि कहीं वो तमीर अली जैदी का नाम सुनकर उसे शादी करने से रोक ना दे।
फिर उसने और साजिद ने अगले दिन निकाह का प्रोग्राम तय किया। घर आकर उसने मेहराब को बताया तो वो उसके हाथ पकड़ कर रोने लगी। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, सारी ज़िंदगी मैं मोहब्बत को तरसी हूँ, मुझे इस मोहब्बत से महरूम मत करना। चाहे मुझे तुम 2 वक्त की रोटी भी ना दे सको, लेकिन मोहब्बत ज़रूर देना। मुझसे सच्ची मोहब्बत करोगे तो मैं ताउम्र तुम्हारे कदमों में गुजार दूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ मोहब्बत चाहती हूँ। उसके इतना जज्बाती होने पर मुस्कुराता हुआ उसके आंसू पूछने लगा, हलीमा क्या ख्याल है? बल्कि उसकी ख्वाहिश है कि तुम्हारी मेहंदी होनी चाहिए, और अब वह साजिद के साथ बाज़ार हो गई हुई तो है, क्योंकि वह रात को तुम्हारी मेहंदी करना चाहती है। उसने बात बदल कर माहौल को हल्का फुल्का करना चाहा तो उसने आंखें फैला ली। ये हलीमा साजिद की बहन का ख्याल है? नहीं, मेरा भी ख्याल है, वैसे ये मेरी ख्वाहिश भी है। उसकी मोहब्बत से देखने से पर उसने शर्माते हुए दाएँ बाएँ देखना शुरू कर दिया। हलीमा लेने क्या क्या गई है? कुछ देर बाद वो बोली, तुम्हारे लिए शादी का सूट और मेहंदी का जोड़ा। मुझसे रंग तो इसने पूछा ही नहीं। तो क्या? मैंने बता दिया। कौन सा? उसने भुएं से केड़ी। येलो और मैरून। मेहंदी के लिए येलो ही होता है ना? नहीं जानते हो ना? मुझे कहे येलो कलर से कितनी चिढ़ है, फिर भी तुमने कह दिया। वो जानता था येलो कलर उस पर वो इस तरह चिढ़ जाती थी, इसलिए उसने जानबूझकर उसे ये रंग बताया था। उसके चिढ़ने पे हंस दिया। और जब हलीमा वापस आई तो मेहंदी के लिए ऑरेंज सूट लाई थी। बकौल उसके अमजद भाई को भी न जाने उस रंग में क्या नजर आया। मेहंदी के लिए अच्छा खासा पीला रंग ही चलता है। उन्हें अनोखी सूची के लेके ये रंग बता दिया। मैंने साजी भाई को 100 बार कहा कि आप ये रंग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो भी अमजद भाई के लंगोटे हैं, कैसे उनकी बात से इख्तलाफ करते हैं। कभी कहते हैं फूल यहाँ से नहीं खरीदने, वहाँ से खरीदने। गजरे वो अच्छे हैं, ये नहीं। अरे ये भी कोई चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ तो मेरी पसंद की चलेंगी। ईमान से तपा के रख दिया उन्होंने। उससे बेहतर था मैं दुल्हन साहिबा के साथ शॉपिंग करने चली जाती। एप्टन लिया तो उन कहने लगे ये पीले रंग का है, कोई और रंग लो। यकीन माने तब मेरा जी चाहा वो सब डब्बे उन पर उलट दूँ। पता नहीं मैं किस तरह खुद पर कंट्रोल कर ली। अब भी देखें वो दोनों ज्वेलरी शॉप पर चले गए। मैंने कहा मुझे भी साथ लेकर चले जाएं। कहने लगे तुम किसी काम की नहीं, अपना मुंह तो बंद कर नहीं सकती, ज्वेलरी खा खरीदोगी। लेके ताना मार दिया। अब भी आप ही बताएं, मैं ज़्यादा बोलती हूँ? और वो आंखें फाड़े मुंह खोले अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाए जा रही थी। अब भी गर्दन इस बात में हिला गई। हैं क्या कहा? मैं ज़्यादा बोलती हूँ? वो तो जो समझो गश खाने को थी। उसे फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया तो वो हंस पड़ी। फिर तमाम चीज़ें उसके सामने फैलाकर उसे दिखाने लगी तो वो खुशी खुशी सब चीज़ें देखने लगी। वो डीप ऑरेंज कलर का कुर्ता पजामा पहने, सर पे हम रंग जरतार अंचल ओढ़े, मोतिया और गेंदे के ढेरों फूलों को बालों में गंदे कलाइयों में गुलाब मोतियों के गजरे सजाया। जब उसके बराबर बैठी तो उसका दिल धड़का कर गई। वो बार बार किन आंखों से देखता, उसे आंखों के रास्ते से दिल में उतारने की कोशिश कर रहा था। साजिद उन दोनों को साथ साथ बैठाकर मूवी बनाने लगा तो हलीमा ने कैमरा संभाला और धड़ाधड़ तस्वीरें उतारने लगी। उस छोटे से फंक्शन में सिर्फ अमजद की तरह से साजिद के घर वाले मौजूद थे। उसकी एक दोस्त रवा भी आई थी। उसे आज अपना दिल अपने काबू में न लग रहा था। वो चाहते हुए भी उसके सभी चेहरे से नजरें न हटा पा रहा था। वो बार बार उसे घूरती तो मुस्कुराकर कुछ पल आगे पीछे देखता और फिर उस पर अपनी नजरें टिका देता। इस तरह क्या देख रहे हो? मुझे शर्म आ रही। वो कि कितन पसंद सी हो रही थी, इसलिए उसने टोकना चाहा, मगर उसका बेवकत बोलना गलत हो गया। उसकी आवाज़ साजिद की भाभी चांद के कानों में जा पड़ी। तुम दोनों को चैन है? ये कुछ शर्म करो। कहा कल है तुम दोनों का, और पढ़ आज बोल रहे हो। उनके घर करने वो हंस पड़ा। घर करने पर वो हंस पड़ी थी। पड़ा था, लेकिन वो शर्मिंदा सी हो गई और फिर अपनी शर्मिंदगी मिटाने की खातिर वो सर झुकाकर अपना निचला लब दांतों में तले दबाने लगी। मैं तुम्हारी कौन सी अदा पे कुर्बान जाऊँ, न जाने कल आएगी। उससे रहा ना गया तो उसकी तरह झुककर बोला। शर्मो हया के मारे उसके गालों पे सुर्खी दौड़ गई। उसका सर नीचे झुकता चला गया। हाय, जिस तरह तुम ये फूल मसल रही हो ना, बिल्कुल उसी तरह मेरा दिल भी कोई मसल रहा है। वो उसके हाथों की तरफ देखता वो बोला। वो कन्फ्यूज़ होती अपने गुजरे के फूलों को मसले जा रही थी। क्या है अमजद? प्लीज़ साजिद भाई उन्हें यहाँ से उठा कर ले जाए। आखिर उसने तब कर कहा तो साजिद फ़ौरन उसकी तरफ मजा इन्हें कब से हो गए? आप भी ना भाभी। वो मुंह बसोर कर रह गई। हलीमा, मुझे नहीं यहाँ बैठना, चलो हम लोग कमरे में जाकर बैठते हैं। वो कहते ही उठने लगी तो उसने तेज़ी से उसे कलाई से पकड़ लिया। प्लीज़ साजिद भाई। वो चीखी तो साजिद ने शाने झुका दिए। अच्छा अब तंग नहीं करूँगा। वो उसके हार मान लेने पे बेबसी से उसे देखेगी। हाँ ये हुई ना बात, बस तुम मुझे देखती रहो, मैं तुम्हें कतई नहीं देखूँगा। अमजद प्लीज़। वो बिलबिला कर रहेगी अमजद प्लीज़। वो बिलबिला कर रहेगी। कसम से यार बहुत प्यारी लग रही हो, तुम नहीं सुधरोगे, बस तुम सामने बैठी रहो, मैं सुधर जाऊँगा। वो फिर से पिसला और वहाँ से उठी तो पैर पटकती वहाँ से भागी। मुझे पीछे वो अफसोस से सर खुजाने लगा और उसी बेबसी दिल ने उसे बेबस कर दिया। रात एक ही ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही थी। पहले उसने उस ख्वाहिश को दबाने की नाकाम सी कोशिश की, अपने दिल को लाख समझाया, उसे डांटा डिपटा, खूब सरनिशिश की, मगर नाकाम होता चला गया। शायद वो उस पल पे ये भूल गया था कि ख्वाहिश से ख्वाहिश निकलती है। वो एक ख्वाहिश की खातिर उसके तरीके से पहुंचा था और इस मासूम सादा हुस्न देखकर वो अपनी
अपनी अगली ख्वाहिश को भी अंदर दबा ना सका। उसकी ख्वाहिश सुनकर वह हक तक रहेगी। कुछ भी नहीं होता, कल तो हमारा निकाह हो जाएगा, तुम घबरा क्यों रही हो? नहीं अमजद प्लीज़, तुमने अपने आप को संभालो, आज अपने आप को संभालो, देखो कल आने वाली है। तुम प्लीज़। वो उसके दोनों हाथ पकड़े उसे रोक रही थी और वो इस वक्त अपने दिल को नहीं, अपने वजूद को देख रहा था। इस वक्त उसका दिल तो एक तरफ सोया हुआ था, लेकिन उसकी मोहब्बत अब ज़रूरत बन रही थी और वो अपनी इसी ख्वाहिश को, अपनी इस ज़रूरत को अभी ही पूरा कर लेना चाहता था। वो मोहब्बत में नहीं, ज़रूरत में अंधा हो रहा था। उसे रोकने की हत्तन मुमकिन कोशिश करी थी, रोते बिलखते हुए उसकी मेहनत से जमानत कर रही थी, लेकिन वो मर्द था जो अपनी इन ख्वाहिशात में बेबसी का आला नमूना होता था। अमजद प्लीज़, ये वक्त मुनासिब नहीं है, इस वक्त मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करो, सुबह बात करेंगे, कल तो बस आने ही वाली है ना। आंसू से तर चेहरा, ग्लो गेर लहजा भर आई हुई आवाज़, मन तो समाजतों से पुरअंदाज कुछ भी नहीं तो देखा और सुन पा रहा था। उस वक्त वो अपने आप को देख रहा था, अपनी ज़रूरत को देख रहा था, अपना सुकून चाह रहा था और इस बेबसी के ये चाह रहा था। देखो अमजद, मोहब्बत करते हो ना मुझसे, तुम आज ठहर जाओ। उसने लाचारी और बेबसी से उसके सामने हाथ बांध दिए। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी बात मान क्यों नहीं चाहती? मोहब्बत में गुनाह करना ज़रूरी है क्या? वो रोते हुए बोली, लेकिन वो कुछ ही सुन ही ना सका। अपने और उसके दरमियान के फासले मिटाने खातिर उसे खुद से करीब कर लिया। वो इंसान से हवान बनना ही चाहता था। उसने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। उसने बेबसी से अपने दोनों हाथों उसके सीने पर जमा कर उसे धक्का दे दिया। जानती थी रोने बिलखने से कुछ हासिल नहीं होगा। उस वक्त तो अमजद नहीं मर्द था। पीछे हटकर उसे थप्पड़ दे मारा और फिर अपने आप को वहाँ से छुड़ाकर भागी तो दोबारा रुकने का नाम ना लिया। वो तही दामाद तही दुस्त खड़ा रह गया। शैतान उसके अंदर से भागा तो वह साकत रह गया। उसकी इतनी मोहब्बत पे शैतान का सिर्फ एक लम्हा ही हावी था। उसकी मोहब्बत पे शैतान की शैतान वाकई बहुत भारी निकली थी। बाद में उसे कितना ढूंढा था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मगर अचानक जब वो किस तेज़ चली गई थी। वो उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में पागल हो चला। तो बेगम तैमूर से उसे फ़ोन पर बताया वो कब की भंड मगन जा चुकी है। उससे हर रिश्ता, हर ताल्लुक़ तोड़कर वो शायद दिल भी सोए नहीं हो। उसके पास से साजिद की आवाज़ उभरी तो वह चौंक पड़ा और उसी पल उसे अपनी दोनों उंगलियों के दरमियान दबे सिगरेट के आखिरी हिस्से का ख्याल आया तो जो उसकी उंगलियों को जलाया जा रहा था। उसे हाथ झटकर उसे दूर फेंका और सर झुका लिया। साजिद ने आगे बढ़कर उसे साथ लगा लिया। मैं बहुत बुरा हूँ। साजिद मोहब्बत करना नहीं जानता। देखो साजिद, मैंने मोहब्बत को किस पलड़े में रख दिया। कितना कमीना हूँ मैं, कितना बुरा हूँ। बेआवाज़ आंसू चुपचाप साजिद की शर्ट को भिगोने लगी। मैं उस महरू को तो कुछ ना दे सका, इस महरू को क्या दूंगा। रिलैक्स यार, मोहब्बत को नए सिरे से जगाओ। अपने दिल को मेहर भरी भाभी की तरफ माइल करो। उन्हें मोहब्बत दोगे तो पिछले तमाम पछतावे ख़त्म हो जाएंगे। आयशा को रुखसत कर दिया गया और फिर दूसरे दिन दुल्हन बनने की बारी उसकी आ गई। रस्मों का वो ताहबंदा बांधा गया था कि वह तब का रह गया। वैसे भी उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। सर में पहले ही से दर्द था और अब अंदर की घुटन धुएं की तरह फैल रही थी। अम्मा वगैरह न जाने कौन कौन से इसकी रस्में किए जा रही थी। वो बेसार सा बैठा, कभी पेशानी मचलता, कभी सीना, और अब बार बार अपने बालों में उंगलियां चला जा रहा था। वही बेचैनी अंदर बाहर फैल गई थी। भाभी प्लीज़ जल्दी करो। उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी और साजिद उसकी हालत से मामला भाम गया था, इसलिए उसने भाभी को जल्दी का कहा। अगले 10 मिनट में महरू को सजाए कमरे में पहुंचा देगा। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? साजिद का परेशान होना बचा था। उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रही थी। हाँ बस सीखो, तुम थक गए होगे, जाके रेस्ट करो। उसने साजिद को परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन साजिद परेशान हो चुका था। उसके चेहरे और आंखों के बदलते रंगों से नज़र नहीं चुरा सकता था। यार क्या हो गया है तुम्हें? इस कदर तेज़ बुखार है, क्या सोच रहे हो? माथे की रगें भी तनी हुई हैं जिसकी वजह से बुखार ने तुम्हें आ लिया है। अब ये सोचना बंद करो और ये गोलियाँ खाकर अपनी दुल्हन साहिबा के पास उससे भाभी से कहकर दूध गर्म करवाया और अब से उसे गोलियाँ खिला दी और दूध पिला रहे थे। उसने भी बिना चूं चरा किए गोलियाँ दूध के हमरा ले ली और कुछ देर बाद वहाँ से उठकर कमरे में आ गया। उसे सामने बेड पर ब्रासमान देखा तो वही दरवाजे के समेत टेक लगाकर आंखें मूंद कर खड़ा हो गया। उस वक्त उसके अंदर ना नए एहसास थे और ना अनोखे जज्बात, बल्कि उस वक्त अब उसे अपने दिल और अपने आप कतई खाली लग रहा था। कुछ पल वह यूं ही खड़ा रहा और अपनी पेशानी मसलता रहा। किन आँखियों से उसे देख रही थी? उसने आंखें खोली तो उसे अपनी तरफ देखता पाया। वो खिलाकर सर झुका गई। वो खाली दिल और खाली वजूद लिए छोटे छोटे कदम उठाता उसके सामने आ बैठा। कुछ पल उसके झुके सर को देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर करीबी साइड दराज से अब एक सब्ज मखमली डिबिया निकाली और उसके सामने रख दी। थोड़ी देर बाद खुद ही उसने में से ब्रेसलेट निकालकर उससे गौर से देखने लगा। ये ब्रेसलेट उसने 4 साल कबल अपनी मोहब्बत को देने की खातिर खरीदा था, जो उसी तरह पड़ा रह गया और अब वह न जाने क्यों वही ब्रेसलेट निकाल कर उसे देने वाला था। उसने आहिस्ती से उसकी कलाई थाम कर उससे ब्रेसलेट पहना दिया। पूरे जिस्म में शदीद दर्द की लहर उभर कर मादूम हो गई। फिर उसने इतनी ही आहिस्ती से उसका कलाई में भी छोड़ दी। अच्छी लग रही हो,
अचानक इस दिल से उसके मुंह से अल्फाज निकले तो सर झुकाए बैठी रही। तो उसने अपना सर अपने दोनों हाथों पे गिरा लिया और कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। और इसी खामोशी से घबरा कर वह सर उठाकर उसे देखने लगी थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो उसको चौंक कर उसे देखने लगा उसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। एक पल उसके लिए तो वो उसकी सुर्ख डोरों वाली आंखें देख कर डर गई। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम कपड़े चेंज करके सो जाओ। वो उसे अपने आवाज़ में भी कहीं खाई सी आती महसूस हुई थी। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई, वापिस आई तो उसे आंखों पर बाजू रखे लेटे पाया। सर दवाऊँ आपका नहीं शुक्रिया, तुम सो जाओ, वो उसी हालत में बोला तो वह लब काटती वहीं उसके पास लेट गई। तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं? थोड़ी देर बाद उसे सर ऊपर उठाया तो कर उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। वो कुछ सानियों तक उसे देखती रही और फिर करवट बदल गई। उसकी आंखों में चमकता पानी उसे नजर ही ना आ सका। सुबह जब वो जागा तो उसे वो कमरे में नहीं कहीं नजर ना आई। वो उठकर बाथरूम में घुस गया, फ्रेश होकर बाहर निकला तो आदिल भाई ने उसे साथ लगा लिया। कब से कह रही हूँ नाश्ता कर लो, लेकिन ये लड़की सुन नहीं रही कि कहती है भूख नहीं। 2 दिन हो गए हैं भूखी प्यासी है, लेकिन फिर भी उसे भूख नहीं। भाई तो कह रहे थे वो सुबह से भूख चला रही है, लेकिन उन्होंने उसे नाश्ता नहीं करने दिया। तो वह बिल्कुल औरतों की तरह झूठ बोलते हैं। वह बेचारी तो अभी भी अपनी कमरे से निकली और उन्होंने लेकर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। अभी बता दूँ ना उसको तो उनके सारे हिसाब किताब चलता कर देगा। भाभी के भड़कने पर वो हंसते हुए अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। वलीमे दिन को ही था, वो चाहते हुए भी चेहरे पे से शाशत न ला सकी। भाभी एक दो बार मशकूक तो हुई, लेकिन उसने कुछ पूछ ना सकी और रात को बेबस हुआ उसके सामने बैठा था। महर घर वालों ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी। अभी मेरा दिल या मेरा जहन ये हकीकत कबूल करने को तैयार नहीं था। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूँ, लेकिन महर तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ ये हुए भी ये हकीकत कबूल कर नहीं कर पा रहा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी महर, मैं चाहते हुए भी अभी तुम्हें वो मुकाम और रुतबा ना दे पा रहा, लेकिन इसलिए मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिन इंतज़ार करो। मैं लौट कर तुम्हारी तरफ से ही आऊँगा, बस ज़रा दिल इस तरफ झुक जाए। वो उसकी झुकी आंखों पर नजरें जमाए हुए था। वो पलके उठाकर उसे देखने लगी। इनमें में ना कोई शिकवा था ना कोई शिकायत। आंखों में आंसू जरूर तैर रहे थे। वो भी आंसू से नजर चुराना ही चाहता था कि उसने उसके हाथ पर अपना नरम नाजुक हाथ रख दिया। मोहब्बत जिस्म से नहीं रूह से की जाती, और मैंने पूरे 18 साल आपके अंदर को चाहा है। मुझे चाहे सिर्फ वजूद नहीं, साथ रूह भी चाहिए। अगर मुझे पूरी ज़िंदगी में आपके लौटने का इंतज़ार करना पड़ा तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरा मसला सिर्फ जिस्म नहीं रूह और दिल है। ज़िंदा दिल में उस दिल के लौटने का तब तक इंतज़ार करूँगी जब तक धड़कनों और सांसों ने साथ दिया। आप बेफिक्र हो जाए। मेरी आंखें शायद कभी कोई शिकवा कर जाए, लेकिन मेरी ज़ुबान नहीं। मैंने आपसे मोहब्बत की है। अमजद कोई सौदा नहीं, और मोहब्बत के चाह खोखला जिस्म और खाली दिल नहीं होता, ये आप खूब जानते हैं। उसके इतने मजबूत लहजे पे उसका सर शर्मिंदगी के बाहर से झुकता चला गया। महर आप फिक्र न करें, अगर कभी कोई शिकायत करनी पड़ी और आपसे ना कर सकी तो उसे अंदर ही अंदर दबा लूँगी, किसी और को कभी नहीं बताऊँगी। वो वहाँ से उठ गई जबकि वह शदीद कर्ब से आंखें मूंद गया। साजिद के हाँ उन दोनों की दावत थी और वो मुंह फुलाए बैठी थी। अमजद के अभी तक ऑफिस से ना लूटा था। परसों ही वो दोनों इस्लामाबाद आए थे और अभी उसे यहाँ लाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अम्मा के स्टार पे उसे कोई जवाब ना सूझा और भाभी ने उसका बैग तैयार कर दिया। सो मजबूरन से लाते ही बनी। साजिद ने आते ही उन्हें इनवाइट कर लेता, और अब 1 घंटा हो गया था। तैयार होकर वो उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो अनजान कहाँ रह गया, उसे भूल गया था या दावत को। वो ये बात नहीं जानती थी। बहरहाल अब वो काफ़ी बदमज़ा हो चुकी थी। घड़ी पर निगाह की तो 8 बजने में सिर्फ 11 मिनट रह गए थे। वो मायूसी से होकर टीवी को खोल कर बैठ की घड़ी की टिक टिक करती सोई आगे की आगे बढ़ती जा रही थी, और उसके आने का कुछ पता ही ना चल रहा था। 8, 9, 10 और 10:30 जब भी घड़ी की तरफ देखती सुइयाँ आगे ही बढ़ती देखती, और अब 10:30 बज चुके थे। नींद भी उस पर गलबा पाना शुरू कर दिया था। जमाइयाँ ले लेकर नींद को भगाने की कोशिश में नाकाम रही तो सोफे पर बैठे बैठे सो गई। रात के अचानक की पहर आँख खुली तो खुद को वहीं सोफे पर पाया। गनूदगी की हालत में वहाँ से उठी और किचन में पानी पीने की चली गई। वो मुकम्मल होशो हवास में आ चुकी थी। उसे याद आ गया था कि वो यहाँ क्यों बैठी थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सबसे पहले उसने लाउंज के दरवाजे को देखा, वो बंद था। जब वो सोई थी ये दरवाज़ा तब भी बंद था। वो परेशान सी होकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई, लेकिन ये परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब उसे अमजद की गाड़ी कहीं भी घड़ी नजर ना आई। वो परेशानी के आलम में वापस आई। उसे फ़ोन करने का सोचा, उसका नंबर डायल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिला। उसे दोबारा ट्राई की, लेकिन फिर भी कोई जवाब ना मिल सका। उसे परेशान होकर साजिद का नंबर मिला दिया और इधर से भी नाकाम हो गई। अब वो बाकायदा रोने लगी। अपने कमरे में जाने की बजाय वो फिर से वहीं बैठ कर दुआएँ करने लगी। सुबह जब आँख खुली तो उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। झटके से उठकर बैठ गई, क्योंकि वो सोफे पे नहीं बेड पे लेटी थी। उसने सर घुमाकर अपने बाएं जानिब देखा तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो उसकी जानिब करवट लिए पर सुकून सोया हुआ था। उसे बिना कुछ सोचे समझे उसके कंधों को पकड़ के झंझोड़ के रख दिया। वो हड़बड़ा कर जागा।
कहाँ थे रात को आप नहायत गुस्से से उसने दरियाफ्त किया, जबकि वह नीम गरूंदी की हालत में उसकी तासरात समझने से कासिर क्या है। रात आप कहाँ थे? वो जवाब दिए बिना दूसरी तरफ करवट बदल गया। वो खोलते दिमाग के साथ वॉशरूम में चली गई और वापस आई तो वो इसी तरह गहरी नींद में अगर था। उस पर कंबल दुरुस्त करके बाहर निकल गई। वो खुद नाश्ता करके बर्तन धो चुकी थी तो वो किचन के दरवाजे में आ खड़ा हुआ। उसकी गुलाबी आंखें और धूरी नींद की घमास थी। कशादा माथे पे बाल बिखरे थे, पर शिकन लिबास की आस्तीनें खुली हुई थी और वो अपनी दाएं आंख को अपने हाथ के पुश से मलता हुआ उसे अपने दिल के बहुत करीब लगा। वो बेख्तियार उसे देखे गई। ऑफिस नहीं जाना आपको? उसके देखने पर वह गड़बड़ा कर बोली तो चलता हुआ उसके पास आ खड़ा। उसका दिल थक से रह गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? वो चुप रह गई। वह सर झटक कर चेयर खींच कर बैठ गई। वो उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। तवे पे पराठा डालकर बिचा पलट कर देखा तो वो टेबल पर सर रखे हुए था। आप ठीक तो हैं? वो सर उठाकर उसे देखने लगा। हाँ ठीक हूँ। फिर से टेबल पर सर रख लिया और वह हैरत से उसे देखे गई। वो अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे हुए था। मजबूत हाथों को देखकर यकदम पसीना आ गया। उसे अब याद आया कि वो रात को वो टीवी लाउंज के सोफे पर पड़ी थी और सुबह को अपने कमरे के बेड पे उसे वहाँ से उठाकर बेड पे लाने वाला वही था। उस तरह क्यों घूर रही हो? वो उसी हालत में बोला तो वो सिटपटा से गई। पीछे मुड़ के देखा तो वो पराठा जल कर अजीब नमूना बन चुका था। अब मुझे सिर्फ चाय दो। वो गड़बड़ा के रह गई क्योंकि वो मेज़ अभी तक सर रखे और आंखें मूंदे हुए था और वह चाय के सामने रखकर शर्मिंदा से हुई खड़ी रह गई और मंदी आंखें लिए सीधा होकर बैठ गया। रात आप देर से क्यों आए? और अभी उसने पहला सिप ही लिया था कि उसकी ज़ुबान से फिसल पड़ा। यकदम उसके चेहरे का रंग मतकी रुक गया। आंखों का रंग भी अजीब सा हो गया कि तुम क्यों पूछ रही हो? उसका लहजा भी बदल गया और उसका लहजे पर सहम सी गई क्योंकि उसके यही लहजा उसे खाइफ करता था। वो हमने साजिद भाई जानता हूँ मैं, तो फिर भी आप यह तुम्हें कोई तकलीफ़ है? मत होश होकर उसकी फिर से बात काटी और उसे कश्मगी निगाहों से घूरने लगा। हाँ तकलीफ़ है कहना तो वो चाहती थी, लेकिन वो जानती थी उसे इससे शिकायत नहीं करनी, इसलिए खामोश हो गई और वह चाय इसी तरह छोड़कर तेज़ी से बाहर निकल गया। वो वहीं खड़ी लब काटती रह गई। वो ऑफिस नहीं क्या था? 11 बजे साजिद तो चला आया। वो उस वक्त लॉन में अकेली बैठी थी। साजिद उसे पूछता अंदर चला गया और वो वहीं हैरान रह गई कि उसने रात ना आने के बारे में पूछा क्यों नहीं। साजिद ने दरवाजे के पे 2-3 बार दस्तक दी तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। इसे बिखरे हुलिये में देकर उसका दिल कट कर रह गया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उससे मिलने के बाद उसके पास बेड पर बैठ गया था। तुम्हें क्या लगता है उसे देखने के बाद मैं ठीक रह सकता हूँ? मैं गहरे दुख से बोला तो साजिद अफसोस से उसे देखने लगा। क्या हो गया है यार तुम्हें? रात को भी मैंने कि तुम्हें कितना समझाया, लेकिन लगता है सब बेसूद रहा। वो ये तुम्हारा दिल होता ना तो मैं तुमसे पूछता। उसने सीने के बाएं जाने उंगली से इशारा किया। साजिद लब फेंच गया। तुम्हारे इस दिल ने तुम्हें नाकारा कर छोड़ा है। वो कुछ देर बाद गहरी सांस लेकर बोला, यूँ कहो मैंने उसको दिल को नाकारा कर छोड़ा है। वो क्यों हुआ ये नकारा? तुम किसी और को उसमें जगह दो, पहले उससे बढ़कर आबाद हो जाएगा। नहीं करना चाहता अब मैं उससे बात। तो मेहरू भाभी को किस बात की सज़ा दे रहे हो? मेहराब भी तो मुझे सज़ा दे गई है। अजब बेविचारगी से उसने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ कर सर को झटक दिया। तो तुम उसे सज़ा का बदला उनसे ले रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं उनसे भूलने की कोशिश करता हूँ, मगर ये दिल बहुत बेईमान है। ना इधर रहने देता है ना उधर होने देता है। मैं जानता हूँ मैं मेहर के साथ जाती कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा दिल उसकी तरफ नहीं झुकता। तुम तो जानते हो ना मेरी कोई भी ख्वाब उससे वाबस्ता नहीं। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैंने इसकी ख्वाहिश नहीं की थी, ये तो तुम जानते हो ना। वो बेबसी से बोला था। रात उसे देखा तो मुझे एक लगा, तो अभी तक वहीं खड़ा हूँ उसकी मोहब्बत लिए, उसकी चाहत लिए। मैं चाहूँ भी तो मेहर को भूल नहीं सकता। मेरे दिल में जो मुकाम उसका है वो मेहर को दे नहीं सकता। हाँ यही तो तुमने फ़र्क रख लिया इस महर में और उस महर में। मैंने नहीं, ये दिल ने रखा है। मैं बेबस हूँ, बहुत लाचार हूँ। और उस पल साजिद का जी चाहा कम अज़ कम उसे एक थप्पड़ लगा दे। रात वो घर आने की जल्दी में था। उसे जल्दी में ड्राइविंग भी तेज़ चला रहा था। अभी वो घर से आधे घंटे दूर ही था कि सड़क की बाएं चारे में गाड़ी खड़ी नजर आई। किसी ने गाड़ी से निकलकर अपने हाथों के इशारे से गाड़ी रोकने को कहा। पहले तो उसका जी चाहा रुके, लेकिन फिर कुछ सोचे कर गाड़ी को ब्रेक लगा दी और जब इशारा करने वाले को देखा तो खुद ब खुद दोबारा बाहर निकल गया। मिसिस समूर, एनी प्रॉब्लम? और जॉबन उन्होंने उसे सर से निगाहों से देखा और गाड़ी की खराबी को भी बता दिया। आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं? और वो उन्हें ड्रॉप करने की खातिर उन्हीं रास्तों की जानिब बढ़ गया जहाँ 5 साल कबल उसे अपनी ज़िंदगी का रास्ता चुना था और उन रास्तों पर चला था। आप अंदर आए ना। वो अपने घर की गेट के सामने उतरकर उसका शुक्रिया अदा करती महज मरम्मत के मारे से अंदर आने का कहने लगी तो उसने मदद कर ली। उससे पहले कि वो गाड़ी पर गा ले जाता उनका बड़ा गेट खुल गया और एक चहकती हुई आवाज़ उसकी समातों से टकराई। उसने झटके से सर बाहर निकाल कर देखा तो उसकी धड़कनें वहीं रुक गई। मेहराब उसके होंठों से फिसला था और वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगे। इधर देखने बगैर अंदर चले गए और वो 5 साल बाद उसे अपने सामने देखकर अपने आप को संभाल न सका। जज्बात की रोह में आकर गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ दिया। उससे पहले कि उसके साथ कोई हादसा हो पेश आता उसकी तवज्जो अपने पीछे आती गाड़ी की तरफ मबजूल हो गई। गाड़ी को पहुंचाना था, इसलिए उसने गाड़ी रोक ली और पिछली गाड़ी में बैठे साजिद ने उसे सुकून का सांस लिया।
वो दोनों को लेने आ रहा था। रास्ते में उसे गाड़ी को हवाएं में उड़ाता देखकर डर गया, इसलिए वो उसके पीछे पीछे था और फिर उसकी बिगड़ी हालत देखकर उसके घर छोड़ने के बजाय अपने घर ले गया था, जहाँ से वो रात 3 बजे घर लौटा था। आंखों को फोड़ते हो आंखें ना हुई तो ख्वाब कहाँ से लाओगे, कितने दिन हो गए थे वो घर देर से लौटा था। सुबह भी जाने की जल्दी थी उसे याद ना था कि उसने उससे आखिरी तफसीली बात कब की थी, कितने दिल कबल की थी। वो नहीं जानती थी आजकल वो उस कदर लापरवाह सा क्यों रहने लगा था। ना उससे कोई बात करता, ना उससे कोई काम करने कहता। रात जब आता कभी खुद ही खाना गर्म करके खा लेता और कभी उसी तरह सो जाता। उसकी परेशानी बचाती मगर वो उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं रखती थी। परसों उसने डरते डरते सिर्फ इतना ही कहा था कि रात का जल्दी आ जाया करे। उसने उसे बेभाव की सुना दी थी और वो उससे पूछना चाहती थी कि ये कौन सा ऑफिस है जो सुबह 7 बजे से बंदे को बिठा कर रात 12 बजे उठने देता है। मगर उसके सूरज गुस्से से सुर्ख चेहरे होते चेहरे से घबरा कर वहाँ से हट गई और उस सवाल को अंदर ही अंदर दबा लिया। आज भी वो जल्दी ऑफिस चला आ गया। हालांकि उसे सख्त बुखार था। उसने आज रुकना चाहा तो जापर उसकी आंखों ने उसे चुप करवा दिया। वो ऑफिस चला गया तो वो फूट फूट कर रो दी। घर से आदिल भाई माँ अहल खाना का फ़ोन आया तो चाहते हुए भी वो अपनी दिल गिरफ्ती छुपा ना सके। बात बे बात कह तो लगाए मगर सब खोखले। फिर बात करके उसका दिल अब काफ़ी हल्का हो गया था। कोई काम ना होते हुए वो सोने के घर से कमरे में आ गई। वैसे भी काम तो होता ना था, बस सारा दिन फारिग ही रहना या सोना उसके मशागल बन चुके थे। और अब वो सोच रही थी कि फारिग बैठे रहने से क्या हासिल भी है, कर लिया BA ही कर लिया जाए। आदिल ने उसके इस इरादे को सराहा ज़रूर, लेकिन बहुत साथ में उसी भी जाहिर की कि वो कभी भी ये मार्का नहीं मार सकती। उसने उनकी मायूसी पे उन्हें चैलेंज कर दिया कि ये मार्का ज़रूर मारेगी। इसलिए वो चाह रही थी कि अब वो माजी से बात ही कर ले। कमरे में आई तो सोने के घर से थी, लेकिन बावजूद कोशिश किए उसकी आंख ना लगी। उठ के कमरे की चीज़ें ठीक करने लगी। कमरा पहले ही साफ़ सुथरा था, लेकिन वो दिल बहलाना चाहती थी। कुछ तो करना ही था। करने में वो बैठ के नीचे सूख कर एक बैग घसीट लाई। यहाँ आए हुए उसे 5 माह हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने बैग को नहीं छेड़ा था। बैग को गैस घसीट के कमरे के वश में ले आई तो देखा बैग पहले से खुला था। अब चाहते हुए भी जब देखा तो कुछ सूखे गजरे ही नजर आए। उससे पहले कि वो मज़ीद हैरान होती, कुछ टूटी चूड़ियाँ भी उसकी नज़र पड़ गई। पल की पल उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने एक तरफ पड़ी फाल्स को बाहर निकाला तो कुछ तस्वीरें उसकी गोद में आ गिरी। हफ्ता आसमान उसके सर पर गिरे, दिल वहीं रुका, आंखें हैरान हुई और वो वहीं साकत हो गई। और दरवाजे से अंदर दाखिल होते माजिद के कदम वहीं लड़खड़ा कर रह गए। संडे होने की वजह से वो बहुत देर से जागा था। फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसे कहीं नजर ना आई। बाहर से बारिश की आवाज़ आ रही थी, शायद बारिश सोरों पर थी। वो किचन में आ गया और अपने लिए एक कप चाय बनाकर बाहर निकल गया। बरामदे के ठंडे फर्श पर घुटनों पर सर रखे बैठी थी। उसके पास आ खड़ा हुआ। महर यहाँ क्यों बैठी हो इतनी ठंड में? उसके आवाज़ पे सर ऊपर उठाकर उसे देखने लगी। शब बेजारी की चुगली खाते उसकी आंखों को देखकर वह नजर चुरा के, आप कब जागे? कुलोकियर लहजा शायद वो अब भी रो रही थी। तभी तो गुलाबी गाल भीगे हुए थे। अभी जागा हूँ, तुम उठो, यहाँ से बीमार हो जाओगी। उसने उठाने की खातिर अपना हाथ बढ़ाया तो वो उसके फैले हुए हाथ को नज़रअंदाज करते उठ खड़ी। वो हाथ खींच कर लब फेंच के, अब तबीयत कैसी है आपकी? वो दोनों लाउंज में जाकर बैठे तो वो होंठ काटते से पूछ बैठी, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। बहुत गहरी नज़रों से उसे देखता रहा। मैं जानता हूँ वो सब सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं उसका कसूरवार नहीं हूँ। तुमने पूछा, मैंने बता दिया, अब तुम खुद फैसला कर लो। वो नजरें ऊपर उठाकर उसे देखने लगी। वह सपाट चेहरा लिए बहुत सर्द महरी से बोल रहा था, अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा, बल्कि मेरे इस दिल को लौटने का इंतज़ार भी करना होगा। अगर तुम्हारा दिल दूसरे फैसले की तरफ मायल है तो जब और जिस वक्त भी चाहोगी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। अमजद वो तड़प कर रहा है कि क्या आप मेहराब तैमूर के ख्यालों से एक पल में छुटकारा हासिल कर सकते हैं? वो खामोश रहा तो वो उसके कदमों में दनोज तो जानो होकर बैठ के, नहीं ना, तो फिर मैं कैसे अलग हो सकती हूँ आपसे? जिस तरह आपकी मोहब्बत सच्ची और खरी है, आपको उस पर नाज है, इस तरह मेरी मोहब्बत भी खोखली नहीं। मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है और सच्चे चश्मों वाले कभी कमज़ोर नहीं पड़ते। उसका गला रंधा तो आंसू गालों को भिगोने लगे। ये सच है कि मुझे मेहराब तैमूर से आपकी इतनी शदीद मोहब्बत से हसद हुआ है। ये बिल्कुल फितरी अमल है, मगर ये भी सच है कि मुझे आपसे पे रश्क भी आ रहा है। मोहब्बत लेने का नाम नहीं होता अमजद, देने को मोहब्बत कहते हैं और मैंने आपसे मोहब्बत की है। जिस तरह मेहराब आपके लिए बहुत कहते हैं और मैंने आपसे मोहब्बत की, जिस तरह मेहराब आपके लिए बहुत खास है, इस तरह मेरे और मेरे दिल के लिए आप बहुत अहम है। मैं ये नहीं कहूँगी, कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि आप मेहराब को खूब भूल कर मुझसे मोहब्बत करें, क्योंकि मैं जानती हूँ मोहब्बत में हर कोई बेबस होता है, जिस तरह आप और मैं हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि ज़िंदगी में चाहे सिर्फ एक बार सही, लेकिन आप दिल की गहराइयों से मेरा नाम ज़रूर लें, इस तरह कि आपकी धड़कनें और आपकी सांसें भी आपका साथ दें। मैं ताहयात उसके सिवा आपसे कुछ नहीं चाहूँगी। बहुत धीमे लहजे में उसकी पुरनम आवाज़ उसकी समातों में पड़ी
तो वह निचला लब दांतों से काटने लगा। जानता था जिस इश्क में वो मुब्तला था वो भी तो उस इश्क की बीमार थी। अगर वो अपने महबूब को अरसा दराज से पूछता आ रहा था तो वो भी बचपन से उसकी पुरसतिश करती आ रही थी। बेबस दोनों थे, मजबूर दोनों थे, लाचारी माजूरी तो दोनों में थी। महर उसके लबों में हल्की सी जंबिश की, वो फीकी आंखों से उसे देखने लगी। उसने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। मोहब्बत तो बहुत खुद कर्ज होती है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत इतनी बेकर्ज क्यों है? नहीं, ना तुम्हें मेरी तारीफ़ की चाह है, ना तुम्हें तुम्हारी मांग तो मेरी कुर्बत है, और ना तुम मेरी राफत की खातिर अपने हकूक़ हासिल करना चाहती हो। अभी तक तुमने मुझसे कोई मुतालबा नहीं किया। क्या रूहानी और राहत के लिए सिर्फ नाम की मोहब्बत काफ़ी होती है? क्या उससे ज़हनी और जिस्मानी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं? क्या सिर्फ नाम की मोहब्बत इतनी ताकतवर होती है? अपने इर्द अंदर को काट देने वाले सवाल उसकी बहती आंखों में देखते हुए पूछे थे उस। नहीं, नाम की मोहब्बत ना कहें, क्योंकि मोहब्बत खोखले रिश्तों से नहीं, सच्चे मुजस्समों से मशरूत होती है। उसकी तलाश खोखले और बेमायने अल्फाज नहीं होते, ये रूह तो रूह से जुड़ा रिश्ता होता है। उसकी चाह महबूब की गुर्बत या रफ़ाकत नहीं होती, उसकी मांग जिस्मानी सुकून या ज़हनी आराम नहीं है, ये तो रूह का समा होती है। और रूह की मतलब गुर्बत नहीं तो मोहब्बत होती है। और वो उसके सामने मुंह से ये सब सुनकर शर्मिंदगी से अंदर तक डूब गया। उससे मोहब्बत को रूह के लिए नहीं, दिल और जिस्म के लिए चुना था, तभी तो आज तक पछतावों के दिल में फंसा हुआ था। तुम उस राह पे क्यों चल पड़ी? महर वो दुखी दिल से उसकी आंखों के मोती अपनी पूरों पे चुनने लगा। उसकी आंखों में भी इश्कों की लहरें मौजूद थी। बेख्तियार उसने अपनी दोनों हथेलियाँ उसकी आंखों पर रखती, जो वो बहुत खामोशी से भीगने लगी थी। शाम को वो उसका अकेलापन महसूस करके उसे बाहर डिनर कराने की खातिर एक महंगे रेस्टोरेंट में ले आया। वो गाड़ी से उतरी तो उसे अपना आप बहुत मोतबर लगा था। उसके साथ साथ चलते हुए उसके पैर जैसे हवाओं में थे, होंठों पे बहुत धीमी सी मुस्कान ने डेरा समाज सा जमा लिया था। वो किन आंखों से उसे देखती चली आ रही थी। जब उसका सर ग्लास जोर से टकरा गया, वो भुखला कर नीचे गिरने को थी, जब सरस उसने उसको कलाई थाम ली। वो नहीं जाने कैसे वो गड़बड़ाकर सीधी होकर चलने नहीं लगी थी कि अपना ही सर सीढ़ियों को साफ करता दुपट्टा पैरों के नीचे आ गया। वो लड़खड़ाती उससे अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गई, और फिर उसने उसे अपने बाजों के हल्के में ले लिया और दूसरी तरफ से उसका दुपट्टा उसके शानों पर डाल दिया। अपने गिर्द उसका बाजू देखकर उसके अंदर पिछली की लहर दौड़ गई। आज कितने दिनों बाद उसका इस तरह हल्का फुल्का लग रहा था। शायद उसके बेलौस मोहब्बत ने उस पर असर कर दिया था। दिन में कितनी बार वो उसका और अपना मुहासबा करता था। क्या उसके जज्बों के आगे मैं हारता चाह रहा हूँ? क्या उसकी सच्ची मोहब्बत मुझे हौले हौले जीतना शुरू कर दिया है? क्या उसके जज्बात एहसासात की परवाह मुझे होने लगी है? क्या फिर उस मुश्किल राह पे मेरे पैर पड़ने लगे? क्या मैं फिर से उस राह पे चलने की कोशिश में हूँ? क्या वाकई मैं फिर से मोहब्बत का मुसाफिर बनना चाहता हूँ? क्या वाकई? और हर बार ही अंदर से बड़ी तेज़ी से ना सही मगर ये रुक कर और टूट कर हाँ ज़रूर निकली थी। और तब उसे लगा था जैसे उसकी आंखों में पानी ना आया हो, बल्कि एक चमक उभरी हो जिसकी तस्दीक उसने सामने लगे आईने में अपनी आंखें देख कर ली थी। हाँ मेहरुन्निसा, तुम्हारी मोहब्बत में बहुत असर है। नसा ने क्यों? अब मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ। उसके होंठों का साथ उसके दिलों ने भी दिया था, और अब वो उसे साथ लिए डोर ढकेलता होटल के अंदर चलाया था। क्या लोग यहाँ बैठे ही उसने पूछा था। जो आप लेंगे। अभी अपने आप बेकाबू होती सांसों को मुश्किल वो काबू कर रही थी। अगर मैं किसी खूबसूरत लड़की की डिमांड करूँ तो न जाने क्यों वो उस कदर शरीर हो गया तो वो भी मेरे लिए काबिल कबूल होगी। बाकी धड़कनों को संभाल कर उसने धीमे सरों में जवाब दिया तो उसके होंठों पर फैली मुस्कुराहट पल में मुरझा, जबकि आंखों में खफीफ सी सुर्खी उतर आई। जब भाभी भाई कहते हैं पूरी ज़िंदगी स्कूल के पीछे बैठकर पढ़ती रही हो, लेकिन मुझे लगता है तुमने हमेशा उनके सामने फ़रेब किया है। जितनी तुम बाहर से भोली हो, मासूम लगती हो, अंदर से इतनी भोली नहीं हो। शायद भाई तुम्हें समझ नहीं सके। वो जो गिलास मुँह को लगाए पानी पीने को कोशिश में थी, बौखला कर रह के उसी स्नाह में उसे अच्छू लग गया। वेटर करीब आ चुका था, उसे ऑर्डर लिखवाने लगा। इतने में वो अपने आप को संभाल चुकी थी। वेटर के जाने के बाद वो उसे गौर से देखने लगा। उसके बगौर देखने पर वो घबरा सी गई। उसे सर झटका खाना लग गया तो दोनों खामोशी से खाना खाने लगे। वो अपनी प्लेट पे झुका न जाने क्या सोच रहा था। जब वो सर ऊपर उठाकर उससे देखने लगी और उसकी नज़रें उसके चेहरे से होती हुई किसी और सरापे में उलझ गई। अमजद उसकी निगाहें वही साकत हुई थे, लब थोड़े से वाह हुए। वो सर उठाकर उसे देखने लगा। उसे झटके से पीछे देखा तो पलके छपक ना भूल के हेलो वो मुस्कुराते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई थी। सरमाई कलर के सादा शलवार सूट में मलबूस। वो आज भी 5 साल कबल पहली मेहराब ही लग रही थी। कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ थे। उसने बेसख्त अपनी कुर्सी छोड़ी थी। कैसे हो अमजद? उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा था तो उसकी ज़ुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। वो हैरत से आंखें खोले उसे देखे जा रहा था, जबकि वो हंस पड़ी। ये मैं ही हूँ मेहराब, क्या यकीन नहीं आ रहा? और उसका जैसे सख्ता टूट गया। मेहराब अस्सलाम वालेकुम। उसके पीछे से एक गंभीर आवाज़ उभरी। ब्लैक टूपीस में मलबूस वो चाकू चबंद मर्द बाजुओं में 2-2.5 साल बच्चा उठाया मुस्कुराते हुए उन्हीं से मुखातिब तो वो चौंक कर उसे देखने लगा।
अमीन, ये अमजद है मेरे बेस्ट फ्रेंड। और अमजद वो उसे देखने लगी, ये मेरे शोहर अमीन बुखारी और ये हमारा बेटा शायान बुखारी। उसने मुस्कुराकर दोनों का तारुफ कराया अपने खावंद की तरफ, हाथों से शायान को ले लिया। वो यकीन और बेयकीनी के आलम में अमीन बुखारी से मुसाफा करने लगा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, मुझे भी हुई। ये कौन है? वो फ़ौरन महरू की तरफ मुतवज्जा हुई थी। तुम्हारी वाइफ है ना? उसे चहक कर पूछा तो उसने उदास का सर चेहरा उस इस्पात में हिला दिया, जबकि वो बड़ी बेतकल्फ़ी से महरू से मिलने और बातें करने लगी। अमीन बैठ जाए, हम भी इन्हीं को ज्वाइन करते हैं, क्यों अमजद? वो बड़ी बेतकल्फ़ी से खुद बैठकर अमीन बुखारी को भी बैठने का कहने लगी। येस वाई नॉट, उसके आवाज़ मरता थी। और हाँ, तुम उस दिन मामा को घर के बाहर ही ड्रॉप करके भाग क्यों गए थे? वो तो मामा ने मुझे बाद में बताया, वरना मैं तुम्हें वैसे ना जाने देती। उसके इस अंदाज पर इस कदर खुशबाशी पर महरू हक तक रह के। और बिल्कुल यही हाल अमजद का भी था। वो जानता था वो किस हाल और किस वजह से उसके पास गई थी, और अब इतनी सख्त नाराज़गी के बावजूद वो बहुत मोहब्बत और अपनाए से मिल रही थी। हत्ता कि उसके चेहरे और आंखों में भी किसी नाराज़गी की कोई हल्की सी लकीर का तासुर भी ना था। वो कुछ बोल ही ना सका। 2-3 बार उसने उसकी आंखों में बीते दोनों दिनों की कोई पुरानी बात, कोई पुरानी याद खोजनी चाहिए थी, लेकिन उसकी चमकदार आंखों में पिछली बातों और यादों को कोई शायबान तक ना था। खाना बहुत खुशगवार मोड में खाया गया था। अमीन बुखारी ने बिल देना चाहा तो उसने उसे ऐसा ना करना दिया। तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी और बहुत भोली है, लेकिन मुझे कुछ और उदास लग रही है। महर, कहीं हमारी वजह से तो तुम परेशान नहीं होगी? उसके इस कदर सही अंदाज़े पर जहाँ वो बुखलाई, वहीं वो भी चौंक कर उसे देखने लगा। बाकी उसका चेहरा बहुत तारीक और आंखें कुछ बुझी सी लग रही थी। उन बेचारों ने जाने कौन से रोमांटिक बातें करनी थी और हम दरमियान में मस्जिद चले आए। अमीन बुखारी ने उठते ही सर खुजाया तो वो शर्मिंदा हो गई। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही मेहराब की कह के ने उसकी बात मुकम्मल ना होने दी। बहुत इनोसेंट है तो। मेहराब शायान को उठा दिया अमजद की तरफ मुतवज्जा। तुम भी बहुत बुझे से लग रहे हो। तो क्या बेगम से लड़कर घर से निकले थे? तौबा है महर बीबी, हर कोई आपकी तरह नहीं होता कि जब भी घर से निकलना है लड़के ही निकलना है। और हाँ अमजद यार, कभी आना हमारे घर अपनी बेगम को साथ लेकर। अमीन बुखारी ने अमजद को दावत दी थी। हाँ, अब तो आना जाना लगा रहेगा। कहाँ जा रहे? हम 3-4 हफ्तों में फिर से वापस आने वाले हैं। वहीं बिजनेस सेट है तो रोज़ आना मुश्किल होता है। अमीन बुखारी के बताने पर वो सर हिलाने लगा, पर मंगम में उसके पूछने पर मेहराब ने चौंक कर उसे देखा और फिर सर झटक दिया। उसके जाने के बाद उसे सर झुकाए बैठी महरू को देखा था। चलें, वो उठ खड़ी हुई। घर पहुँचते ही तक दोनों के दरमियान कोई बात न हुई थी। रात सोने से कबल अमजद ने मेहराब को दोबारा मिलने के लिए कॉल की थी। उसने परसों से मिलने को कहा था। अमीन बुखारी मामा के दोस्त के बेटे थे। बचपन में वो अक्सर हमारे घर आते रहते थे। मैं नहीं जानती थी वो मुझे किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी नज़रों में को पहचानती थी, सिर्फ तुम्हारी आंखों को पढ़ सकती थी। बेशक तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में तलब थी, सुकून की तलब, आराम की तलब, वजूद की तलब और जिस्म की तलब। जबकि अमीन बुखारी की मोहब्बत और इन चीज़ों से पाक थी। जिस्म का नहीं, दिल का कायल था। उसे सिर्फ जिस्म की ज़रूरत नहीं थी, दिल भी चाहिए था। वो उसके सामने बैठी बहुत आज़गी से कह रही थी, हाँ तुम नहीं जानते, जब मैं तुम्हारे पास से गई थी तो किस कदर टूटी बिखरी हुई थी। मैं तबार जैसे लफ्ज़ को भूल चुकी थी। मेरे तबार को तुमने तोड़ा, मुझे बेमाया तुमने करना चाहा था। तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं, मोहब्बत की कीमत वसूल करनी चाहिए थी। और तब मुझसे पता चला तो मोहब्बत तुम भी मुझसे नाम ही की करते हो। नहीं महर, ऐसे मत कहो। शिद्दत में बस सुर्ख होती आंखों समेत वह तड़प कर बोला, हाँ अमजद, ये सच है। मोहब्बत वजूद की तलब नहीं, रूह की तलब होती है, और तुमने वजूद की तलब की थी। रूह की तलब तो अमीन बुखारी ने की थी। तुम नहीं जानते अमजद, ये शख्स मेरे लिए क्या है। मैंने उस शख्स को कदम कदम पर ठुकराया, उसकी मोहब्बत, उसके जज्बात की इंसल्ट की, उसको हर मुकाम पर हर्ट किया। जानते हो, जब मैंने उससे निकाह में आ गई थी, तब भी उसने उसे कबूल नहीं किया था। अमीन ने मुझे इतनी तवज्जो दी, इतनी इज्जत और मोहब्बत दी कि मैं घुटनों के बल उसके सामने गिर गई। मैं हार गई, लेकिन उसने मुझे हारने नहीं दिया। वो कहता है मोहब्बत में हारना कैसा? मोहब्बत तो जीत को कहते हैं। तब उसमें उसके पैर पकड़कर रो पड़ी थी। कितना सखी दिल है वो, कितना अजीम है कि मैं उसके सामने खुद को छोटा समझने लगी। वो अपने आंसू को खुश करती थी, मैं समझ कर आई। बहुत प्यारा शख्स है वो अमजद, मुझे फ़ख्र है कि वो मेरा शोहर है। अब मैं किसी और के बारे में सोचूं ना तो दिल काम जाता है। उसके सामने जाती हूँ ना तो मुझे अफसोस होता है कि मैंने इतनी कीमती जज्बे बेकार में ज़ाया कर दी किए थे। काश वो मुझे पहले ही मिल जाता तो मेरे साथ मेरे जज्बे भी यूँ ज़ाया ना होते। वो तासुब से कह रही थी, अपने आप को बुरा भला कह रही थी। और वह सांस रोके बैठा एक यकटक उसे देख रहा था। शर्मिंदगी की इत्ताह गहराइयों में खुद को गिरता महसूस कर रहा था। अगर उसने ज़मीन को कबूल कर लिया था तो उसने महरुन्निसा को कबूल क्यों नहीं किया? अमीन बुखारी के जज्बे सच्चे थे तो सदाकत महरुन्निसा के जस्मों में भी थी। ना अमीन बुखारी को जिस्म की तरफ थी, ना महरुन्निसा को। अगर अमीन बुखारी दिल चाहता तो महरुन्निसा भी तो रूह की कायल थी। वो दोनों मोहब्बत से बने थे। उनका काम ही मोहब्बत करना था, और वो दोनों खोटे जज्बे लिए दिल को बहलाने का सामान किए जिए जा रहे थे।
बस ये जा रहे थे बेमकसद बेइरादा। वो उसके पास से कब की हो जा चुकी थी और वो वहाँ अकेला बैठा अपने दिल में उसकी जगह तलाश करता। पूरे 5 साल वो अपने पछतावों को मोहब्बत का नाम देता रहा था। जब भी माजी पर पछताता दिल को मोहब्बत है कहकर हौसला और धारस बना देता। कितना नीच था वो, कितना घटिया था कि असल को छोड़कर नकल को पूछ रहा था। उसके अंदर एकदम से घुटन पड़ गई, आसान से रुक रुक के आने लगी, घुटन अंदर तक फैल गई। तो वो शिकस्त कदमों से डगमगाता वहाँ से उठ गया। क्या क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? महरू ने उस दरवाज़ा खोलते हुए उसका चेहरा देख लिया था। आंखों की बेचैनी सुर्खी से भर चुकी थी। वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बताएं ना क्या हुआ है आपको? मैं साजिद भाई को फ़ोन करूं? वो भी उसके पीछे थी। वो उसकी नज़र से मेरा नाम मिला पा रहा था। उसकी इतनी ख़राब हालत देखकर साजिद को फ़ोन कर चुकी थी। वो जो आधे घंटे बाद वहाँ मौजूद था, किस चीज़ की टेंशन? उसके चेक करने पर उसने अपने अंदर का हाल सारे का सारा गुल दिया। मेरे यार शर्मिंदा क्यों होते हो? ये सब उसी तरह लिखा था तो उसी तरह होना था। अब भाभी से माफ़ी तलाफ़ी कर लो, सब बेहतर हो जाएगा। उसका शाना थपकता शरारत से उसे मुफ्त मशरे से नवाज रहा था। क्या इतना ही आसान है ये? उसने दुखी रहस्य में पूछा तो उसने हंसकर अपनी आंख दबाई। नरी सावी से है तेरी बीवी? क्या अभी तक उसे समझ नहीं पाया? शादी? वो उसी लफ्ज़ में उलझ कर रह गया। उन आंखें खरीद लाओ, ख्वाब मुफ्त मिल जाएंगे। बाहर के घोर अंधेरे से नजरें हटाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसी तरह पुरसकून लेटी गहरी नींद सो रही थी। वो खिड़की की पट से टेक लगाकर खड़ा हो गया और फिर उसके मासूम चेहरे पर नजरें जमा दी। वो कसमसाई थी, शायद नसरों की तपिश महसूस करके। वो खिड़की बंद करके अपनी जगह पर आ लेटा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जब बेचैनी ने उसे अपने पाँव में अपनी लपेट में ले रखा था, उसने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और उसी तरह मीठी नींद में मसद थी। वो उसकी तरफ करवट बदल गया। फिर आस्की से हाथ बढ़ाकर उसका नरम नाजुक हाथ अपने सीने पर रख लिया। यक ठंडे सीने पे गर्म हाथ पड़ते ही अंदर तक सुकून फैल गया। उसने पट से आंखें खोल दी, हैरान नज़रों से उसे देखने लगा। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो उस सूरत हाल से परेशान ही तो हो गई थी। हाँ, तो फिर आप अभी तक सोए क्यों नहीं? तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा था। क्यों? चाहिए क्या? चाहिए कुछ चाहिए था? हाँ क्या? मुआफ़ी? हाँ मुआफ़ी बहुत ज़्यादती करता रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, ना तुम्हें कोई अहमियत दी ना तुम्हारी मोहब्बत को। आप इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो उठकर बैठ गई। यही तो वक्त है। पहले मैं पछतावा और दरामतों में घट कर बहुत वक्त ज़ाया कर चुका, लेकिन अब जब मैं अपने अंदर को पहचान गया, अपने आप को जान गया हूँ, अब फिर मैं नदामतों की ज़ेरे रह कर ये वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। अब मैं पछताना नहीं चाहता। महर, अमजद क्या हो गया है आपको? उसकी संजीदगी से घबरा कर उसके माथे पर बिखरे बाल समेटने लगी थी। महर, मुझे माफ़ कर दो। पहले मैं एक महर के साथ ज़्यादती करके उसे गवा चुका हूँ। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अमजद, मुझे माफ़ कर दो। महर, अमजद प्लीज़, मैं समझती हूँ, आपको जानती हूँ, आपके इस रवैये को। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं महर, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायतें हैं। वो उसकी नींद से भरी गुलाबी आंखों में देखकर दुख से बोला था। पहले थी लेकिन अब नहीं है। आंखों में उमड़ते नमकीन पानी को उसने वो मुश्किल रोका था। महर, तुम किस चीज़ से बनी हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप अब आराम से सो जाएं। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप अब आराम से सो जाएं। उसकी नज़रों की तपिश से वो कन्फ्यूज़ सी हो गई। वो क्रॉस पर उस पर भी मखमली कंबल डालने लगी। कर दिया ना मुआफ़ मुझे? कमाल करते हैं आप भी। महर, आई लव यू सो मच। उसके इतने वाले अंदाज पर उसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। वो भी अपनी आंखों को नम होने से रोक सका। वो उसके बाद उसने अपने सीने से सर उठाने नहीं दिया था, क्योंकि अब उसका सुकून उसी में था। तो ये था आज के नावल के लास्ट पार्ट का एंड, जिसका नाम था तितलियों के शुमार में बाय नादिया जहांगीर। कैसा लगा आप सबको ये नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काहे नहीं लेकर सब्सक्राइब है चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में खुद भी अपना कोई भी नावल का सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।